चलिए लेट्स स्टार्ट विद मुस्लिम लॉ। देखिए मुस्लिम लॉ बेसिकली इस हिसाब से करना पड़ेगा कि प्री के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं एंड देन साथ साथ मेंस के क्वेश्चन भी कवर हो जाएं। अब मुस्लिम लॉ बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्री में भी देखने मिलेगा और मेंस में भी, और स्पेशली जो बच्चे डीजेएस टारगेट करते हैं वहाँ तो आपके साथ ये होता है कि जो मेंस का मुस्लिम लॉ का आता है ना वो आपको थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। द रीज़न बीइंग कि हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, हम लोग उतना ना उस लैंग्वेज में नहीं ढल पाते हैं। अगर मुस्लिम लॉ की बात हो रही है तो हम लोग उर्दू में उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, और अगर हिंदू लॉ की बात हो रही है देन शास्त्र वेदास द संस्कृत टर्म तो हम वहाँ नहीं कर पाते हैं, और बेसिकली वी नीड टू राइट एवरीथिंग डाउन वहाँ पे। प्री के लिए क्या होगा, अब जैसे आपको यहाँ पे भी अब हम मुस्लिम लॉ स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स देखने मिलेंगे कि ना तो हम कभी फेमिलियर ही रहे हैं इस चीज़ से और ना ही उस चीज़ को रटना आसान है। तो साथ साथ एक रनिंग नोट्स बनाते चलना आप लोग मेरे साथ, और उसमें साथ में लिख लेना कि ये बेसिकली प्री का है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, या दोनों जगह आ रहा है तो उसे साथ साथ मार्क करना आपके लिए क्या रहेगा इजी, कि आप लास्ट मिनट रिविजन कर पाएंगे। दूसरी चीज़, हर जगह डायरेक्ट इंपॉर्टेंट होता है ये एक फैक्ट है, बट यहाँ पर आप मतलब पूरा रिलाय डायरेक्ट पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए ओरिजिन है और सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है, वो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बट जनरली हमारा डायरेक्ट उस बारे में बात नहीं कर रहा है। डायरेक्ट हम कब रेफर करेंगे, जब बात डिवोर्स की होगी, मैरिजेस की होगी, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैरिज और डिवोर्स के कॉन्सेप्ट में भी हमें बाहर से इतना पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि रिसेंट जजमेंट हो गए हैं डिवोर्स को लेकर, अभी ट्रिपल तलाक है या 10 चीज़ें हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं प्रॉपर्टी को लेकर। तो देखिए डायरेक्ट पे हम रिलाय कर लेंगे, जैसे वक्फ है और बाकी हिबा यानी गिफ्ट है, विल है, तो इन सारी चीज़ों को तो हमारे पास दो पोर्शन निकल कर आता है मुस्लिम लॉ में, एक जहाँ पे हम डायरेक्ट पे रिलाय कर सकते हैं और दूसरा पोर्शन निकल कर आता है कि जहाँ पे हमें डायरेक्ट से बाहर होकर सोचना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम इंट्रोडक्शन करेंगे आज, और उसके अलावा सोर्सेज देखेंगे कि सोर्सेज क्या क्या है, ओरिजिन कहाँ कहाँ है। अब जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली आप दो पार्ट में मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। एक तो मैरिज से रिलेटेड इतने सारे टॉपिक्स हैं ना कि वहाँ पे भर भर के क्वेश्चन होता है प्री को अगर हम बात करें, और उसके अलावा छोटे छोटे टर्म्स, किसी चीज़ का नाम पूछ लिया, जगह का नाम पूछ लिया, बेसिकली केव का नाम पूछ लेते हैं, तो उस सारे टर्म्स को हम पहले ही लिख कर रख लेंगे, क्योंकि ना तो वो टर्म्स आपको डायरेक्ट में मिलेंगे कहीं पे कि कौन सी केव थी, किस टाइम आई, कौन लेकर आए थे, और ना ही कोई दूसरी चीज़ आपको उसमें हेल्प कर पाएगी। ठीक है, दो टर्म्स में इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ओरिजिन कैसे हुई थी। तो ओरिजिन को लेकर आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, ये अभी जो जितना भी लिख रहे हैं ना ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, मेंस में इसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन प्री में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जो मुस्लिम लॉ की ओरिजिन हुई है वो कहाँ पर हुई है, कहाँ पर शुरुआत हुई है, और एक स्पेसिफिक जगह अगर पूछेंगे तो आपको एक याद रखना है, अरब। बेसिकली अगर ओरिजिन की बात होगी कि ओरिजिन इसकी कहाँ हुई है, तो ओरिजिन कहाँ हुई है, अरब में हुई है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो जाता है, ये एक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आ जाता है बहुत रेयरली, अब आपको पता है कि मुस्लिम लॉ की बात होती है तो दो चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिकली फर्स्ट चीज़ कुरान, जिसकी वजह से मुस्लिम लॉ मतलब इन लोगों को ये लगता है कैसे एप्लीकेबल करना है, क्या अप्लाई करना है, क्या रूल है, और कुरान के बाद प्रॉफिट मोहम्मद। तो दो क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। पहला एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद का था वो ट्राइब कौन सा था। ये आपके प्री में डीजेएस में स्पेशली देखा गया है कि वो ट्राइब पूछ लेते हैं। तो ट्राइब जो था, ट्राइब का नाम था बेसिकली हाशिम। ठीक है, ओरिजिन कहाँ हुई है मुस्लिम लॉ की, अरब में, और जो प्रॉफिट मोहम्मद का ट्राइब था वो हाशिम था। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हमें कहीं पर मिल नहीं पाते हैं और प्री में आ जाते हैं। तीसरा सवाल ये हो जाता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ मोहम्मद। ये आपको प्री में देखने के लिए मिल जाएगा, तो उनके फादर का नाम क्या था। ठीक है, तो उनके फादर का नाम था अब्दुल्ला। डीजे ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको फंसाता है।
और उनकी मदर जो थी, अब मदर को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक तो फॉस्टर मदर थी जिन्होंने ब्रेस्ट फीड कराया था, और एक बायोलॉजिकल मदर थी, तो दोनों के नाम में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और दोनों का ही नाम प्री में आता है। तो मदर के टाइम पर हम 2 मदर याद रखेंगे कि अगर हमें मदर को देखना है तो 2 मदर हैं। पहली एक तो बायोलॉजिकल मदर है और एक फॉस्टर मदर है। तो जो बायोलॉजिकल मदर थी उनका नाम आमीना था, और हलीमा था फॉस्टर मदर का नाम। ऑलराइट, ये छोटे छोटे विजिबल है ना आकांक्षा? ओके, ये है फॉस्टर मदर का नाम हलीमा। और आपके क्वेश्चन के, ये नोट डाउन कर लिया, आपके क्वेश्चन एक ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आई गेस मतलब उनकी 4 वाइफ थी तो चारों का नाम नहीं आता, एक फर्स्ट वाइफ का नाम आपसे एग्जाम में पूछ लेता है विच इज़ खतीजा। ठीक है, तो फर्स्ट वाइफ का नाम याद रखेंगे हम। तो ये छोटे छोटे ऐसे फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट में हम नहीं ढूंढ पाते हैं और जो हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली अगर डीजेएस को थोड़ा भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रेज करना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक एंड सभी का ये होता है, तैयारी करने के लिए हम लोग डायरेक्ट ही लेकर बैठेंगे, इतनी मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ेंगे और ये छोटे फैक्ट्स छूट जाते हैं। तो ये नोट डाउन करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर हम मुस्लिम लॉ पढ़ने जाते हैं ना, तो इसको हम 2 पार्ट्स में ही देखते हैं एग्जाम के वेटेज के हिसाब से। प्री मेंस दोनों की बात हो रही है। अगर हम एग्जाम के हिसाब से देखें तो पहला वेटेज जो बनता है ना, सबसे ज़्यादा मैरिज पे बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट जो कैरी करता है एग्जाम का, सबसे बड़ा एरिया करता है मैरिज, और दूसरा प्रॉपर्टी। तो 50% मैरिज वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और 50% प्रॉपर्टी वाला एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैरिज वाले एरिया में किस किस टाइप के क्वेश्चन और कौन से एरियाज हैं जो हमें कवर करने हैं, वेदर विद डायरेक्ट और वेदर विदाउट डायरेक्ट। ठीक है, तो मैरिज में हमें कुछ जो पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले निकाह, द कॉन्सेप्ट ऑफ निकाह। निकाह के अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है महर। महर के अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तलाक। ठीक है, तलाक के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिश्ता। रिश्ता मतलब पेरेंटेज, एक इसमें भी होता है ना, कहाँ शादी हो सकती है कहाँ नहीं हो सकती और किस हिसाब से रिश्ता फिक्स होगा, कौन इनहेरेंट करेगा कौन नहीं करेगा, तो रिश्ता भी एक टर्म आ जाता है। टर्म्स उर्दू में है, थोड़ा थोड़ा याद करने का ध्यान रख लेना बस। जायज़, जायज़ एक टर्म होता है जैसे लेजिटिमेसी। जायज़ एक टर्म होता है रिश्ता, जायज़, रिश्ता और जायज़। रिश्ता ये हो जाता है कि शादी के टाइम पे भी देखना पड़ता है ना, कि जैसे कि हिंदू लॉ में हमने पढ़ा था कि सेम गोत्र नहीं हो और बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, इसमें भी क्या क्या लिमिटेशंस हैं क्या नहीं है। और जायज़ यहाँ पे आ जाता है लेजिटिमेसी के लिए, बच्चों का जायज़ और नाजायज़ उर्दू में हो जाता है और इसको इंग्लिश में लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट कर देते हैं। ठीक है, ये देखना पड़ता है। और उसके बाद हमारे प्रॉपर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो हम पढ़ेंगे हिबा। हिबा दैट मीन्स गिफ्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी में हम हिबा पढ़ते हैं, विल पढ़ते हैं जिसको वसीयत कहते हैं। वसीयत पढ़ेंगे हम जिसको कहते हैं विल। ठीक है, और प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे, वक्फ पढ़ेंगे, ट्रस्ट जो है बेसिकली। और आजकल जितना ज़्यादा ये पिक्चर में आया हुआ है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि रीसेंट केस के बेस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं और आजकल सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल है। तो उसको हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी जब भी एग्जाम होगा, मान लीजिए डीजेएस हो जाता है, डीजेएस में मुस्लिम लॉ आता है, तो इसके 100% चांसेस है कि वो आपसे पूछेगा वक्फ ओरिजिनली क्या था,
क्यों ये आजकल इतना न्यूज़ में है और क्या चेंज करने की गवर्नमेंट बात कर रही है, किस तरीके से जो लोग अगेंस्ट हैं उनके पॉइंट्स हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट के पॉइंट्स हैं। तो जब हमें पुराना वक्त समझ आएगा तभी हम समझेंगे कि अमेंडमेंट बिल इस बारे में क्या कहता है। ऑलराइट। और एक होता है शुफा, शुफा मतलब प्रीएम्पशन होता है। तो अब ये कहीं ना कहीं एरिया हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें इस हिसाब से पढ़ना है, हमें मैरिज को लेकर क्या क्या पढ़ना है और हमें प्रॉपर्टी को लेकर क्या क्या पढ़ना है। अब इन सारी चीज़ों में जिस जिस एरिया में डायरेक्ट हेल्प कर पाएगा हम डायरेक्ट रेफर करेंगे, और जहाँ डायरेक्ट हेल्प नहीं कर पाएगा वहाँ पे हम खुद से पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिलहाल अब ये बाद की बात होती है, इन सबसे पहले ये मुस्लिम लॉ आया। तो कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, जैसे ओरिजिन को लेकर, जो कि बेसिकली प्री के तो हमने आंसर करने की ही कोशिश किए हैं। कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे सोर्सेज को लेकर। ठीक है, सोर्सेज क्या हैं, स्कूल्स क्या हैं, जो इसमें कवर नहीं होगा वो यहाँ आएगा। अब बाकी क्या बन जाएगा, स्कूल्स कौन कौन से हैं। तो कुछ टॉपिक हमारे लिए यहाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आज हम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ से शुरू करेंगे, ओरिजिन से उसको टच करते हुए। हो गया ना ये। तो चलिए देखिए, ओरिजिन से बात करते हैं। कोई भी चीज़ रातों रात शुरू नहीं हो जाती। एज पर मुस्लिम लॉ क्लेम्स कि उनका जो इस्लाम शुरू हुआ है वो प्रॉफिट मोहम्मद से शुरू हुआ है। तो क्या उनसे पहले कोई एरा नहीं चल रही होगी, क्या उनसे पहले का कोई टाइम नहीं होगा, क्या उनसे पहले कुछ चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं होंगी। देखिए एक हो गया कि इस्लाम है ना, एक तो फैक्ट ये है कि जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से इस्लाम, देख लीजिए, एक तो हो गया है कि देखिए इस्लाम है, आ गया, प्रोफेट मोहम्मद आए, तो उनके बाद क्लेम किया जाता है कि इस्लाम की ओरिजिन हुई। बट क्या प्रोफेट मोहम्मद से पहले कोई टाइम नहीं रहा होगा, क्या चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं होंगी, क्या चीज़ें चल रही थी और किस तरीके से ओरिजिन हुई। किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसकी कहीं ना कहीं बुनियाद रखी जाती है, बेस बनाया जाता है, उस बेस पे हमारे लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमारे लिए क्या, कुछ भी, कई बार क्वेश्चन का क्या रहता है स्पेशली डीजेएस में, कि प्री इस्लामिक एरा से क्वेश्चन पूछेगा कि ये चीज़ अगर इस्लामिक एरा में डन रही थी, कि अगर ये इस्लामिक एरा में ऐसी चीज़ है तो प्री इस्लामिक एरा में क्या था। तो हमारे लिए कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जो प्री इस्लामिक एरा के भी इम्पॉर्टेंट है। तो वन इज इस्लाम, ठीक है, इट इज इस्लामिक एरा, मगर इससे पहले भी तो एक प्री इस्लामिक एरा थी। अब इस बात को लेकर दो पॉइंट होते हैं। पहली चीज़ है, कुछ चीज़ें प्री इस्लामिक एरा में चलती आ रही थी बट लोगों को इतना सेंस ही नहीं है कि कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी है इस्लाम में और कौन सी चीज़ यूज़ करनी है प्री इस्लामिक में। लाइक मुता मैरिजेस, ऑलराइट, ये प्री इस्लामिक एरा का एक चलन है। जो मुता मैरिजेस थी बेसिकली ओरिजिनेटेड बाय अ किंग बट दे आर प्रैक्टिसिंग इट इन इस्लाम, दे गिव प्लेस इट इन इस्लाम। वन हैंड के इस्लाम का हम ओरिजिन या सोर्सेज मानते हैं कुरान को, और अदर हैंड सोर्सेज का कहीं ना कहीं इम्प्लाइडली प्री इस्लामिक एरा भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। प्री इस्लामिक एरा को जो कहा गया है मुस्लिम स्कॉलर्स के हिसाब से, मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसको कहा है अयाम जाहिलिया। और ये आपके प्री का क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा कि प्री इस्लामिक एरा को और क्या कहा जाता है, या प्री इस्लामिक एरा किस नाम से जानी जाती है। तो प्री इस्लामिक एरा को कहा जाता है अयाम अल जाहिलिया। ठीक है, या फिर अयामुल जाहिलिया भी कह देते हैं। अब इस चीज़ को समझेंगे, जाहिलिया टर्म को समझेंगे, तो ये उर्दू के वर्ड से लिया गया है जाहिल। बेसिकली डिनोट करता है एक ऐसा एरा जहाँ पे इन लोगों ने किसी भी चीज़ को उठाकर लॉ बना दिया था और इनके पास सेंसेस नहीं थे और ये इस्लाम में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन चीज़ों की। तो प्री इस्लामिक एरा बेसिकली अयाम जाहिलिया से जानी जाती है। और ये हमारे प्री का क्वेश्चन है, नाम आपको याद रखना है, थोड़ा टेक्निकल है बट याद रख लेना, ठीक है। तो अब जैसे कि ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक की जो ओरिजिन हुई थी खलीफा उमर थे, उनके थ्रू हुई थी, ठीक है। जबकि ये जिन आयत में तलाक का जिक्र होता है, जब हम तलाक वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर ट्रिपल तलाक का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है,
ठीक है। जहाँ पे मेंशन है तलाक वहाँ पर ट्रिपल तलाक यानी तलाकुल बिदअत कहीं भी मेंशन नहीं है। तलाकुल बिदअत हमें देखने के लिए कहाँ मिलेगी? खलीफा उमर की ओरिजिन में, जहाँ पे उन्होंने इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था इसको प्रैक्टिस में लाने का। तो ये मुता मैरिजेज हुई और ट्रिपल तलाक यानी तलाकुल बिदअत हुई, ये सारी ओरिजिन हुई थी प्री इस्लामिक एरा में। एंड देन कम टू इस्लाम, ठीक है। इसमें नोट्स देखते हैं हम प्री इस्लामिक एरा के बारे में क्या है। सबसे पहले तो ये है कि ये पर्सनल लॉ है और आप इसमें समझेंगे हम लोग कि मुस्लिम लॉ कहाँ किन लोगों के ऊपर हो रहा है, बेसिकली कौन मुस्लिम्स हैं। तो मुस्लिम्स का पहले हम प्री इस्लामिक एरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर। तो प्री इस्लामिक एरा में जो आ रहा है कि अरब में जो प्री इस्लामिक थी उसको कहा गया है अय्याम जहिलिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ फैक्ट है कि मुस्लिम्स का एग्जिस्टेंस नहीं था बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम का एग्जिस्टेंस नहीं था, क्योंकि ये जब से हम लोग क्लेम करते हैं कि इस्लाम स्टेब्लिश हुआ है, जब से हम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं और हमने मुस्लिम लॉ में, तो वो आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद दे स्टेब्लिश इस्लाम, ठीक है। तो उनसे पहले इस्लाम नहीं है, तो उस एरा को अय्याम जहिलिया कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा ना कि आपको एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, किसी भी तरीके से स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी, वो भी वुमेन की स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी। इसी स्लेवरी के चक्कर में और इस एरा में जहाँ पे वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते थे, ठीक है, वही ऑब्जेक्टिव जब ऑब्जेक्ट बना रखा था तो उसी में ही उनका एक तरीके से समझ लीजिए शोषण करने का ही एक रास्ता था मुता मैरिजेस भी। मुता मैरिजेस बेसिकली कि उन्होंने निकाह किया, ठीक है, और निकाह करके वो उसको 1 घंटे बाद भी डिवोर्स दे सकते हैं। वो एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते थे कि वी आर गेटिंग मैरिड फॉर 1 आवर, फॉर 1 मंथ और फॉर 1 वीक। तो ऐसी शादी में ना तो महर होती थी और ना ही किसी तरीके की तलाक के बाद इद्दत होती थी। हाँ, दैट इज समथिंग करेक्ट कि वो एक उस चीज़ को प्रोस्टिट्यूशन का नाम ना देकर उसको मैरिज का ही नाम दे देते थे, ठीक है। तो ये था हमारा अय्याम जहिलिया, ठीक है। इससे आपका जो क्वेश्चन बनता है, जो प्री के लिए आपके लिए मेंस में नहीं आता बेसिकली, ये जो आपका प्री में इसको लेकर क्वेश्चन बनेगा वो पहला तो ये बनेगा कि क्या कहा जाता है उस एरा का, तो वो हमने नाम पढ़ लिया है। और दूसरा, कभी रेयरली 1-2 बार पेपर में देखा गया है कि वो पूछेगा कि कोई 2 बातें बताओ जो मतलब अय्याम जहिलिया से हो। तो मुता मैरिजेस हम देख सकते हैं और तलाक़ बिदअत देख सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, मगर इसको नहीं रटना है क्योंकि मेंस का भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। बस ये है अय्याम जहिलिया में वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता था, लाइक एन ऑब्जेक्ट। अब हम आ जाते हैं इस्लाम पे। अब प्री इस्लामिक वाला तो पॉइंट हमारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? प्रीति, तथागत, अदिति, ज्योति और बाकी सब, आप कोई इशू तो नहीं है ना यहाँ तक? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इस्लाम पे। एक क्वेश्चन हमारे लिए, ऑल राइट, प्रियांश, तथागत, प्रीति, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे लिए जो देखने मिलता है वो बन जाता है, हु इज मुस्लिम। इस चीज़ को थोड़ा ढंग से पढ़ना क्योंकि ये प्री में भी मिलता है और बहुत रेयर कभी कभी मेंस में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। ज़्यादातर इतना इजी पेपर नहीं आता है, बट अगर कभी बाकी चीज़ों का स्टैंडर्ड ज़्यादा बढ़ा देते हैं सब्जेक्ट्स का तो इतना आ जाता है। सबसे पहला कि रिलीजियसली, ठीक है, जो कि एक डिफाइंड बाय रिलीजन हो जाएगा। तो दे आर मुस्लिम कि अगर उन्होंने कह दिया यस वी आर डिफाइंड बाय इस्लामिक रिलीजन तो वो हो जाता है। तो पहला तो हम ये कर लेते हैं, पहला तो डिफाइंड बाय रिलीजन हो जाता है। अब डिफाइंड बाय रिलीजन कैसे होता है? डिफाइंड बाय रिलीजन के लिए जो इस्लामिक लॉ ने एक स्केल सेट कर रखा है, वो 2 चीज़ों का स्केल सेट कर रखा है। पहला पढ़ते हैं। तो जो डिफाइंड बाय रिलीजन होते हैं वो 2 पॉइंट पर मानते हैं। तो कौन से 2 पॉइंट है? देयर इज 1 गॉड, और सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि the prophet is the last or just prophet of God, ठीक है। तो ये 2 पॉइंटर्स से होता है और ये 2 पॉइंटर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फर्स्ट कलमा से।
ठीक है, अब हम पहले ये समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से। तो हु इज मुस्लिम, जो अपने आप को डिफाइन करते हैं रिलीजन के हिसाब से कि भाई हाँ हमारा रिलीजन इस्लाम है, सो वी आर मुस्लिम। अब वो लोग इस चीज़ को, रिलीजन को डिफाइन तो कर देते हैं, इस्टेब्लिश कैसे करते हैं? फर्स्ट कलमा के अंदर इसकी एक कहीं ना कहीं इसको बता रखा है 2 पॉइंटर्स में। पहला, उनका बिलीफ दैट देयर इज वन गॉड, और उनका बिलीफ दैट द प्रॉफिट मोहम्मद इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड और द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो ये हो जाते हैं 2 पॉइंटर्स जो कलमा से निकल कर आते हैं। तो डिफाइंड बाय रिलीजन में ये 2 पॉइंट है। अब हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वो आपसे ये पूछ लेगा कि डिफाइंड बाय रिलीजन मतलब बेसिक फाउंडेशन कहाँ रखी है, कि अगर यू आर डिफाइंड बाय रिलीजन तो उसकी फाउंडेशन कहाँ देखने मिलेगी? तो उसकी फाउंडेशन देखने मिलती है फर्स्ट कलमा में। तो फर्स्ट कलमा को ब्रेक करना पड़ता है, 2 पार्ट्स में देखा जाता है। ये भी कभी कभी आपको एमसीक्यू में देखने मिल जाएगा कि व्हाट आर द 2 एसेंशियल ऑफ इस्लाम, मतलब टू एस्टैब्लिश इस्लाम व्हाट आर द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट कलमा। ये आपको एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है, तो आपको दोनों पॉइंटर्स पता होने चाहिए। फर्स्ट इज देयर इज वन गॉड और सेकेंड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे प्री के पर्सपेक्टिव से। ऑल्सो इस पॉइंट का मेन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो पहला तो यही हो गया। दूसरे पे क्या माना जाता है? बाय कन्वर्जन। तो एक तो था कि डिफाइन ही शुरू से ही चला आ रहा है, तो या फिर बाय कन्वर्जन। कन्वर्ट हो गए हैं तो भी माना जाता है दे आर मुस्लिम। तो हम कौन सा क्वेश्चन डील कर रहे हैं? हु इज मुस्लिम बेसिकली। तो पहला तो उनके खुद के मानने से शुरू से ही जो चले आ रहे हैं। दूसरा कन्वर्जन। एक आता है बाय बर्थ। बाय बर्थ कैसे होगा? बाय बर्थ में ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए दोनों पेरेंट्स मुस्लिम नहीं है, कोई एक पेरेंट मुस्लिम है और अपब्रिंगिंग आपकी कैसे हो रही है? एज अ मुस्लिम हो रही है, तो वो बाय बर्थ में आ जाता है, यू आर बॉर्न विद पेरेंट्स ऑफ दे आर मुस्लिम। या फिर रिकन्वर्जन के हिसाब से भी। रिकन्वर्जन के हिसाब से भी देखा जाता है। रिकन्वर्जन कैसा? कि पहले कोई पर्सन मुस्लिम थे, फिर वो नॉन मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, देन अगेन वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, देन वो रिकन्वर्जन हो जाएगा। ये आपको एमसीक्यू के लिए एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। और अपब्रिंगिंग हमको अलग से भी लिखना पड़ेगा, उसका रीजन बताती हूँ। अपब्रिंगिंग हमने अलग से क्यों मेंशन किया है? मान लीजिए कि ये मदर हैं और ये फादर हैं, बोथ आर नॉन मुस्लिम, बट समहाउ सम रीजंस की वजह से जो ये चाइल्ड था इसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है एज अ मुस्लिम हुई है। तो यहाँ पे कोई भी पेरेंट मुस्लिम नहीं था, ठीक है, बट जो चाइल्ड की अपब्रिंगिंग हुई है, कोई भी कारण हो सकते हैं, मान लीजिए पेरेंट्स डेड हो गए हों या कोई और अपब्रिंगिंग कर रहा है, तो अगर उस बच्चे की अपब्रिंगिंग भी एज अ मुस्लिम हुई है तो वहाँ पे भी ही में कंसिडर एज मुस्लिम। तो हु इज मुस्लिम वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। तो हु इज मुस्लिम पहला तो जनरलाइज ही कर रखा है कि डिफाइंड बाय रिलीजन हो रहा है, रिलीजन के 2 एसेंशियल हो गए यहाँ पे, या फिर कन्वर्ट हो गए हैं, बाय बर्थ ही हैं, या फिर रिकन्वर्जन हो रहा है, या फिर अपब्रिंगिंग इस हिसाब से हो रही है। बताइए क्लियर है ना यहाँ तक? फिर हम सोर्सेज से शुरू करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये क्वेश्चन आ जाता है तो अब आपको 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने में इजी हो जाएगा ना कि ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी। दैट अब कई बार आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होती है हु इज़ मुस्लिम वाले एमसीक्यू में, उसमें टेरिटरी मेंशन कर रखा होता है। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब आप ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर फ्रॉम अरब देन यू आर मुस्लिम। तो यहाँ पे वो आपके लिए कन्फ्यूजन का पॉइंट होगा, क्योंकि जब हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे टेरिटरी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना सारा पढ़ के सारे सब्जेक्ट एक साथ एक ही दिमाग में है ना, तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो टेरिटरी वाला हम इग्नोर करेंगे, टेरिटरी आपको ऑप्शन में भी दिखेगा तो वो नहीं है। ठीक है पारुल? ओके पारुल, तथागत, प्रियांश, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सोर्सेज पर आते हैं। देखिए किसी भी चीज़ की ओरिजिन होनी होती है, कोई भी चीज़ आ रही है, ये तो एक प्रॉपर लॉ है, एक प्रॉपर कम्युनिटी के लिए लॉ है। अगर एक छोटा सा एक्ट भी आ रहा होता है ना, तो उसकी भी ओरिजिन कहीं ना कहीं होती है। और ओरिजिन या फिर सोर्सेज ऑफ मुस्लिम, अब ओरिजिन की वजह से हमें सोर्स बताने पड़ते हैं कि क्या क्या सोर्स थे जिसकी वजह से ये चीज़ पिक्चर में आई है। सोर्सेज से इतने क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। सोर्स एक तो ये है कि अगर एक जगह 5 क्वेश्चन आना है मुस्लिम लॉ में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोर्स से मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मेंस का पॉइंट है।
सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ आपको शॉर्ट नोट में देखने के लिए मिल जाएगा, सिचुएशन बेस्ड मिल जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा कि लिख दो। तो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ स्टार्ट करते हैं। दो तरीके के सोर्सेज हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अब एक बात बताइए, सोर्सेज में कोई चीज़ है, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई खेल खेलना था, एक गेम शुरू करना था, हमें एक स्टोन थे हमारे पास और दो बच्चे बैठे हुए ऐसे ही बिना किसी रूल रेगुलेशन के, उनको कुछ ऐसा नहीं था, कोई रूल होता है कोई आउट हो जाएगा कोई हार जाएगा, वो स्टोन्स उठा रहे थे। उन स्टोन को उछालते उछालते ही ना उन्होंने उससे एक गेम इन्वेंट कर लिए और दे भी लाइक कि हाँ ये गेम है, और फिर वो धीरे धीरे ना उसके रूल्स बनाने लगे कि अगर हाथ से बाहर गिरा तो आउट है, या रूम से बाहर चला गया तो आउट है। तो कहीं ना कहीं वो जो दो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने जो स्टोन से गेम इन्वेंट की थी उन्होंने उसके रूल्स बनाए। फिर जब उसमें और बच्चे भी जुड़ जाएंगे, मान लो फिर एक पूरे जो उनकी क्लास के बच्चे थे, उनकी क्लास में 100 बच्चे थे और वो 100 के 100 बच्चे आकर खेलने लगे उस गेम को, तो क्या वो दो बच्चों के बनाए हुए रूल काफ़ी रहेंगे उन 100 बच्चों में, या वहाँ पे थोड़े स्ट्रिक्ट रूल की भी ज़रूरत होगी? वहाँ पे ज़रूरत होगी ना, जब वो लोग वो गेम 100 लोगों में खेला जा रहा होगा तो कि अगर कोई चीटिंग करे तो क्या होगा, या कोई बात नहीं माने किसके बाद किसका टर्न आएगा। यही यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का है। बेसिकली जो इस्लामिक लॉ के या फिर इस्लाम के या फिर मुस्लिम लॉ के सोर्सेज होते हैं वो जनरली अगर पुराने टाइम से देखा जाए कि किसने ओरिजिन कराई है तो वो प्राइमरी ही सोर्सेज होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ प्राइमरी सोर्सेज काफ़ी होना ख़त्म हो गए थे। टाइम के साथ जब लोग बढ़ने लगे, एरा बढ़ने लगा, टाइम की ज़रूरतें बढ़ने लगी, तो वहाँ पे जिस तरीके से दो बच्चों के लॉज से काम नहीं चल रहा था, जब पूरी क्लास आ गई थी तो वहाँ पे प्राइमरी लॉज से भी काम चलना बंद हो गया, फिर हमें सेकेंडरी सोर्सेज की ज़रूरत पड़ने लगी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो रियल सोर्सेज, कई बार प्राइमरी वर्ड नहीं यूज होगा, वो रियल सोर्सेज पूछ लेगा या ओरिजिनल सोर्सेज पूछ लेगा, तो हमें सिर्फ प्राइमरी मेंशन करके आने हैं, सेकेंडरी पूछेगा तो बताने हैं, ठीक है। अब प्राइमरी में क्या क्या आ जाएगा, एक मिनट, चलिए प्राइमरी में क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहला प्राइमरी सोर्स में आएगा आपका कुरान, दूसरा आएगा सुन्ना, और तीसरे में आपका आएगा हदीस, ठीक है। फोर्थ आपका आएगा इजमा, यही कर दूं, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। और फिफ्थ आपका आएगा, फिफ्थ या लास्ट, कियास, या फिर इसको अक्ल भी कह देते हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो ये हमारे सोर्सेज हैं। अब सोर्सेज काम किस हिसाब से करते हैं, हमें किस तरीके से अपने कोर्स में या क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। देखिए बेसिकली ये जो काम करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन उठा तो वहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कहाँ ढूंढा जाएगा, कुरान में ढूंढा जाएगा। क्या वो इस बारे में कुछ कहता है कि अगर आज की ये प्रॉब्लम है क्या वो कुरान हल कर सकता है, लेकिन ये इतना पुराना है, हो सकता है इसके पास वो हल नहीं हो, तो फिर हम सुन्ना में आएंगे। सुन्ना, ये दोनों चीज़ें क्या है वो अब हम अभी पढ़ेंगे, बस इसकी एनालॉजी समझ लीजिए। सुन्ना के पास भी अगर उसका कोई हल नहीं निकलता है यहाँ भी, तो हम हदीस देखेंगे कि हदीस क्या कहती है। और मान लीजिए बहुत ही मॉडर्न इशू है या कोई ऐसी परेशानी है जो हमें यहाँ तक नहीं मिली है, तो फिर उस परेशानी के लिए हम इजमा में जाएंगे, और नहीं मिलती तो फाइनली कियास में जाएंगे। और अगर यहाँ भी नहीं मिलती तो हमारे पास हमारे सेकेंडरी सोर्सेज तो है ही। अगर उस बात का हल इनमें से किसी सोर्स के पास नहीं निकल कर आ पा रहा है तो हम सेकेंडरी सोर्सेज के पास जाएंगे। पहले प्राइमरी खत्म करेंगे फिर सेकेंडरी पे आएंगे। सबसे पहले आते हैं कुरान पे, इससे आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो ओरिजिन वगैरह से रिलेटेड है उसमें इसके एक दो पॉइंटर्स डाल के आप अपना आंसर भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कुरान के लिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि आपको लॉ में क्यों डाला गया है।
तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनको रेवलेशंस आती थी, ठीक है। रेवलेशन कौन लेकर आते थे? कि एंजल थे जिब्रील, वो लेकर आते थे। केव थी हिरा। अभी ये मैं पॉइंटर्स लिखवा दूंगी छोटे छोटे करके। तो उसमें क्या होता था ना कि अगर वो वहाँ पे उस गार कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में केव कहते हैं, तो अगर आपको एग्जाम में गार लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, GHAR करके लिख देंगे लोग। तो जब वो वहाँ पर होते थे तो उनको सर्टेन टाइप के, वो उनके पास जिब्रील आते थे बेसिकली, जिनको एंजल माना जाता है, और वो उनको आकर बताते थे कि गॉड हैज सेंट दिस फॉर यू। तो कोई भी स्पेसिफिक लाइन, कोई एक बात जैसे। तो अब जब वो चीज़ आ जाती थी तो वो क्या करते थे कि जो उनके कंपेनियंस होते थे वो उनसे डिस्कस करते थे और दे बेसिकली रोट इट डाउन, वो उस चीज़ को लिख लेते थे। तो इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट पूरी लाइफ में जो जो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर रेवलेशंस आई, उन रेवलेशंस का लिखकर एक नोट जो निचोड़ बना, वो रिटर्न सारी रेवलेशंस, वो कुरान हो गया। तो इसमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक के कितने चैप्टर्स हैं कुरान के अंदर? तो चैप्टर्स जो आपके हैं 144 हैं, ये प्री में आ जाता है, जिन चैप्टर्स को सूरा कहा जाता है, ठीक है। और जो वर्सेस हैं वो वर्स हैं 6, 2, 3, 7, ठीक है, जिनको आयत कहा जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी केव थी? तो केव थी आपकी हीरा। इट्स नॉट हीरा, इट्स हीरा, डोंट कंफ्यूज। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजल? तो जो एंजल थे वो जिब्रील थे। ये तीन क्वेश्चन हमारे प्री के हैं। जो अगर कुरान एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन आएगा तो पहले कुरान में कितने चैप्टर्स यानी सूरा हैं 144, कितनी आयत हैं, केव का नाम क्या था? हिरा, और जो एंजल थे वो जिब्रील थे जो रेवलेशन लाते थे बेसिकली। थोड़ा आगे आते हैं इसके बारे में। वो पता नहीं कहाँ से आते होंगे, बट वो इस केव में आते थे बेसिकली, केव में आते थे, हाँ, केव के अंदर आते थे। तो जो अब रेवलेशन आ रही है उसका क्या कहा जाता है कि जो जिब्रील थे वो रेवलेशन ला रहे थे। कहाँ से ला रहे थे? गॉड से ला रहे थे। किसके लिए ला रहे थे? प्रॉफिट के लिए ला रहे थे, ठीक है। ये एक हमारी एनालॉजी सी ड्रॉ हो जाती है प्री में अगर पूछ लेगा तो। और हमारा कुरान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बचता है प्री का, जितने भी प्रीवियसली पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चन है क्या? पूछ। ये तो देखो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो पेपर में नहीं आता, मुझे तो उतना ही आइडिया जितना प्री में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट था कि हमारे प्री के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि चैप्टर्स कितने हैं, केव का नाम क्या था, और एंजल का नाम पूछ लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन प्री के लिए रेडी हो गया है। अब हाँ, एक रेयरली ही रिपीट हुआ है कि आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट कितना टाइम लगा था इसको कंप्लीट होने के लिए? तो 23 ईयर्स लगे थे। कितना टाइम लगा था? 23 ईयर्स। ठीक है, ये भी कभी कभी, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है कांचा? ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब ये कई बार ऐसा पूछ लेगा कि जो कुरान है वाई वी नीड अदर सोर्सेज, ये कौन से टॉपिक्स को कवर करता है और कौन से टॉपिक्स कवर होने से रह जाते हैं। यहाँ तक बताइए आप लोग क्लियर हैं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए कुरान के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सोर्स पे।
दूसरा सोर्स इज बेसिकली सुनना। ठीक है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट को लेकर कुरान साइलेंट है या उसके अंदर मेंशन नहीं है, कि अब हम एक प्रॉब्लम ही लेकर चले थे कि एक प्रॉब्लम अराइज होती है, तो हम पहले कहाँ देखेंगे, इस्लामिक लॉ में उसका हल कुरान में देखेंगे। बट इफ कुरान इज साइलेंट देन वी कम टू सुन्ना। तो सुन्ना इज बेसिकली ट्रेडिशन। ये वर्ड साथ साथ लिख लेना, ये प्री के वर्ड्स हैं, है ना। ये प्रॉफिट के ट्रेडिशंस थे। ट्रेडिशन मतलब कि अपनी लाइफ टाइम में, अब इनमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, व्हाट ही डिड, ठीक है, या फिर व्हाट ही सेड, है ना, या फिर इम्प्लाइड कुछ भी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके उस प्रॉब्लम का हल कुरान में नहीं निकलता है तो जो स्कॉलर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, सुन्ना में जाएंगे। सुन्ना का मतलब क्या होता है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेडिशन में क्या क्या हो जाएगा, अपनी लाइफ में जो जो उन्होंने किया उसमें आंसर ढूंढने की कोशिश करो। उन्होंने अगर कुछ कहा है पर्टिकुलरली तो उसमें आंसर ढूंढने की कोशिश करो, या ना तो उन्होंने किया ना कहा बट इम्प्लाइडली उस चीज़ को प्रैक्टिस होने दिया, तो या फिर आंसर हम उसका वहाँ ढूंढेंगे। तो सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। अगर आपसे मीनिंग पूछेगा तो आपको मीनिंग में बताना है ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट, और अगर वो इसको फर्दर डिवाइड करने के लिए कहेगा तो व्हाट ही डिड, व्हाट ही सेड एंड इम्प्लाइड, कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, मॉडल बिहेवियर बेसिकली। अब हम आते हैं थर्ड सोर्स पे। हमारा थर्ड सोर्स जो है वो है हदीस, ठीक है। हदीस क्या होता है ना कि एक जिसने भी सुना, मतलब जो उनके कंपेनियंस थे, जिसने भी उस बारे में सुना कि जो आपकी सुनना क्या क्या है, उसने अगर सुन के लिख दिया, वहाँ उस टाइम पे कलीग्स रहे होंगे या कंपेनियन रहे होंगे, फ्रेंड्स रहे होंगे, तो जिन्होंने भी इसका एक रिटन डाटा बना लिया वो चीज़ हदीस में आ गई, जो कि लिखी गई वहाँ पे, है ना, याद रखने के लिए। तो एक रिटर्न फॉर्म होती है। अब जहाँ पे जो भी नरेशन की गई होगी उस हिसाब से इस चीज़ को लिख लिया था, तो वहाँ पे हदीस के उसमें आ जाता है। ट्रेडिशन इन राइटिंग, अगर प्री के हिसाब से देखेंगे तो हम क्या लिखा होता है हमारे ऑप्शन में, ट्रेडिशन इन राइटिंग, है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है और अगर इस पे लिखने के लिए आ जाता है व्हाट इज हदीस बेसिकली, तो रिटन सुन्ना आर कॉल्ड हदीस, तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे। बट पता है एक हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बना हुआ है, डीजीएस मेंस में आया हुआ है, वाई हदीस कंसिडर्ड एज अ वीक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो अब हमें इस बारे में समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपके डीजीएस का मेंस का, कि वाई हदीस कंसिडर्ड एज अ वीक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो हदीस को बेसिकली वीक सोर्स इसलिए कहा जाता है, अब अगर कोई भी बात है, अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और मेरे बताने के बाद आपने उसे मैं लिखी हैं, बट क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ आप उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट लिख दें? ये तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, क्योंकि अब जो पढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं, या जो बता रहा है वो 1% सुपीरियर पोजीशन पे रहेगा नॉलेज वाइज, और जो लिख रहा है वो अपनी नॉलेज के हिसाब से लिखेगा। लिखते में गलती हो जाती है हमसे, लिखने में कुछ का कुछ अपनी तरफ से डाल देते हैं या जो भी रहता है, तो इसीलिए जो हदीस है वो कंसिडर किया जाता है एज अ वीक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इसके आपको लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे जो आपको एक शॉर्ट नोट लिखने में हेल्प करेंगे। ये सिर्फ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग करिए यहाँ तक कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, वाई हदीस इज कंसिडर्ड एज अ वीक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, बिकॉज ये कंफर्म किया गया है कि जो बताया जा रहा है और फिर उसको लिखा जा रहा है, तो हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है कि लिखने में गलती हो सकती है ना। जो मैं बता रही हूँ, अब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो टीचर कुछ करा रहा है, हम उसे अपने हिसाब से लिख कर आते हैं, बस समहाउ वी गॉट टू नो कि भाई ये ऐसे तो नहीं था, आंसर ठीक नहीं बन रहा है,
तो वो सेम चीज़ थी, दैट्स वाई हदीस इज कंसिडर्ड एज वीक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है। बताइए यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज, अब क्या देखते आ रहे थे हम, अगर प्रीवियसली जाएं तो हमारा कहने का मतलब ये था कि एक क्वेश्चन अराइज हुआ अगर, तो हम पहले उसका आंसर कहाँ ढूंढेंगे, पहले देखेंगे कि कुरान यानी जो रेवलेशंस हैं, रेवलेशन में इसका क्या आंसर है, जो रेवलेशंस आई हैं, अगर वो रेवलेशंस उस पर्टिकुलर परेशानी के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए साइलेंट है, तो सुन्ना में उसका क्या कहा गया है, ठीक है। और अगर सुन्ना भी समहाउ उसके लिए साइलेंट है, तो हदीस उसके बारे में क्या कहता है, यानी जो लिख ली गई हैं। तो इन तीनों चीज़ों में भी ये बिल्कुल एक डायरेक्ट डिवाइन कनेक्शन से मानी जाती है मुस्लिम लॉ में। तो अगर ये तीनों चीज़ें साइलेंट है, तब हम आता है इजमा और कियास पे। ये कहीं ना कहीं रिलीजियस ज़्यादा है, और ये यहाँ पे इंसान को अपनी अकल या एनालॉजी इस्तेमाल करने की परमिशन देते हैं। फोर्थ सोर्स पर आए, इजमा पर। यहां तक क्लियर है ना आप लोग? पहले इजमा को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि एक जनरल बात लेते हैं कि कोई चीज़ है, अगर उसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ समहाउ, तो मैं कोशिश क्या करूँगी कि मेरे से ज़्यादा बेटर नॉलेज वाले पर्सन से पूछ लूँ। हम स्कूल में पढ़ते हैं, कोई चीज़ क्या होती है कि अगर हमारे समझ में आ रही है, ठीक है हम समझेंगे, हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को लेकर टीचर के पास चले जाते हैं, और समहाउ हमें बिलीव होता है कि जो टीचर है वो बेटर जानता है हमसे, ठीक है। तो जब डिवाइन सोर्स में उसका रास्ता ही नहीं निकल कर आ रहा है, तो ये कहा जाता है कि इजमा एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको कुरान भी सपोर्ट नहीं करेगा, ट्रेडिशन भी सपोर्ट नहीं करेंगे, या कई बार ऐसा होता है वो सपोर्ट कर भी रहा है बट जो रीजनिंग दे रहा है वो जस्टिफाइड नहीं लग रही है हमको, तो ऐसे में हम इजमा यानी एक कंसेंसस ओपिनियन का सहारा लेते हैं, जो कि एक एनोलॉजी होती है, एक समझदार पर्सन की सलाह, एक सही ज़बान में अगर हम इसकी बात करें, तो हम क्या करते हैं इसका कि एक ऐसा पर्सन, कौन सा पर्सन, द लॉ नोइंग पर्सन, ठीक है, उसका ओपिनियन। अब जो एक प्रॉब्लम थी जिसका हल ना तो कुरान ने दिया, ना हदीस ने दिया, ना सुन्ना ने दिया, तो अब हम किसके पास जा रहे हैं, हम ऐसे इंसान के बारे में एक ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जो लॉ की जानकारी रखता है, और उस टाइम पे अगर इजमा में लॉ वर्ड यूज किया गया था, तो उसका मतलब है राइट और रॉन्ग का फर्क रखता है, ठीक है। उस सही गलत के हिसाब से उस प्रॉब्लम में अपना दिमाग लगा के, अपनी एनालॉजी लगाकर बता देगा, ठीक है, अपना ओपिनियन देगा उसके ऊपर, एक लॉ नोइंग पर्सन। और उस टाइम पे जैसे क्या क्या कहा जाता था इसमें, एक जनरल अगर हम टर्म देखें तो ये कौन हो जाएगा, जूरिस्ट हो जाएगा हमारे लिए, तो है ना, हमारे लिए जनरली जूरिस्ट हो जाएगा। लेकिन आपके प्री के लिए एक वर्ड है जो यहाँ पे यूज किया गया है, और आपको इसी में ही याद रखना है, लॉ नोइंग पर्सन को यहाँ पे कहा जाता था मुजतहिद, ठीक है, मुजतहिद, लॉ नोइंग पर्सन को यहाँ पे मुजतहिद कहा जाता था। और ये मुजतहिद ही प्री में देखने को मिलेगा कि क्या पूछेगा कि इजमा क्या है, तो इजमा क्या है, कंसेंसस ओपिनियन है, किसका ओपिनियन लेने जाएंगे, द लॉ नोइंग पर्सन का ओपिनियन लेने जाएंगे, किस बारे में देगा, सही गलत देख लेगा, जूरिस्ट की मतलब प्लेस पे होगा वो हमारे लिए, और इसी जूरिस्ट को हम उर्दू में या मुस्लिम लॉ की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, मुजतहिद कहेंगे, ठीक है। और मुजतहिद वर्ड हमको प्री में देखने मिलेगा, स्पेलिंग में इशू है, ठीक से लिख दूं क्या, ठीक है ना, तो मुजतहिद हो जाएगा ये। अब आपके लिए इसमें क्या बनता है कि इजमा को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, पहले तो मीनिंग पूछ लेगा, है ना, और दूसरा कि किसके पास जाएंगे, मुजतहिद के पास जाएंगे, जो कि यूनैनिमसली अग्री किया जाएगा। मान लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम थी ये 4 लोगों के बीच थी, अब 4 लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उनको एक प्रॉब्लम हुई, तो वो प्रॉब्लम अराइज होने के बाद उन्होंने उसका हल सबसे पहले कुरान में ढूंढा, नहीं मिला, उन्होंने सुन्ना में ढूंढा, नहीं मिला, हदीस में ढूंढा, नहीं मिला, तो फाइनली वो इस पर आए कि हमें जूरिस्ट के पास जाना चाहिए, ऐसा पर्सन जो लॉ नोइंग पर्सन हो और मुजतहिद हो, ठीक है, तो वो इसके पास गए। अब यूनैनिमसली अब दोनों ये लोग तय कर लेंगे कि एक इंसान के पास जाना है,
या तो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन डिसाइड कर रहा है, अगर सिंगल पर्सन डिसाइड कर रहा है तो उसका डिसीजन हम मानेंगे क्योंकि इन्हें उसके ऊपर फेथ है तभी गए। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये जो जूरिस्ट है यहाँ पे या ये जो मुज्तहिद है ये मोर देन वन है तो क्या होगा, तो फिर मेजॉरिटी वाला डिसीजन आएगा, या तो यूनानिमसली बैठ के कर लें, सब एक ही बात पे आ जाएं, और अगर ये मुज्तहिद जो हैं ये एक ही डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं तो मेजॉरिटी को प्रेफर किया जाएगा। ये भी हम प्री में ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये मुज्तहिद करेगा क्या, ये क्या करेगा, ये अपना ओपिनियन लगाएगा, और ओपिनियन में इसको क्या एक्सरसाइज करना पड़ेगा, प्रीवियसली सोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, कुरान, हदीस और सुन्ना, उनको दिमाग में रखते हुए, राइट रॉन्ग दिमाग में रखते हुए अपने ज्यूरिस्टिक अप्रोच लगाकर उसका या तो एक यूनानिमस डिसीजन निकालना है, या फिर अगर यूनानिमसली नहीं मानते हैं तो मेजॉरिटी पे मानो, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा इज्मा भी खत्म। बताइए क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क़ियास और अक्ल पर आते हैं। अब मान लो कि एक यही जो सेम प्रॉब्लम उठ रही थी उसके लिए हम इस लॉ नोइंग पर्सन के पास भी चले गए, तो इन्होंने यूनानिमसली भी कैसे भी हमारा पॉइंट डिसाइड करने की कोशिश करी, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड येट, हमें लग रहा है कि नहीं आया है सही डिसीजन, बात सही नहीं कह रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम क्या निकाल सकते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर कुरान साइलेंट था, सुन्ना साइलेंट थी, हदीस साइलेंट थी, इजमा साइलेंट था, यहाँ तक कि क़ियास भी साइलेंट था। तो उस टॉपिक को लेकर हमें सेकेंडरी लॉ में आना पड़ा। सेकेंडरी लॉ में हमारे पास होता है कोर्ट, ठीक है, जो जूरिस्ट पर्सन होते हैं, ये वाले जूरिस्ट नहीं, ये इस्लामिक जूरिस्ट हैं, ठीक है, वो रियल जूरिस्ट होते हैं। तो एक ऐसा टॉपिक जो सोचो मेंटेनेंस का टॉपिक जब आया था तो वो हर जगह से होकर गुजरा होगा, उसका जवाब कुरान में ढूंढा होगा, सुन्ना में ढूंढा होगा, हदीस में ढूंढा होगा, इजमा और क़ियास में भी ढूंढा होगा। जब नहीं मिला तब हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज के पास आए थे, और सेकेंडरी सोर्सेज में भी क्या क्या है, कस्टम और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी उसका हल कहाँ आकर मिला, हमारे पास लेजिस्लेशन के पास मिला, कोर्ट में मिला। तो फिर ये होता है कि इसी तरीके से एक पॉइंटर चला रहा है। अब अगर जो हमारी प्रॉब्लम अराइज हुई थी, ओके पारुल, जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी वो मान लो इजमा में भी सॉल्व नहीं होती है, वो जो मेंटेनेंस के ही लिए गई थी, अगर उन्हें यहाँ भी एक सही फैसला नहीं मिला होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, दूसरा सोर्स फिर चूज किया होगा ना, कि अगर उनकी बात इजमा में भी नहीं हुई तो अब वो आ गई क़ियास के ऊपर, ठीक है। क़ियास क्या होता है बेसिकली कि हमने इस्लामिक जूरिस्ट तो देख लिया, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नई बात बन रही है, इस्लामिक जूरिस्ट है तो बात नहीं बनी, वो अगर चाहे यूनानिमस डिसीजन आ रहा था चाहे मेजॉरिटी में डिसीजन आ रहा था, बट मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। मैं जिस तरीके से अपना आंसर ढूंढने गई थी, मैं जिस तरीके से उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने गई थी, वो अभी भी वहीं है। ऑल दो उन्होंने डिसीजन दे दिया अपना, उन्होंने मना नहीं किया डिसीजन देने के लिए, पर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इट इज़ काइंड ऑफ अपील, कि वहाँ भी नहीं हो रहा है ना, अगर आपको एक लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है बट यू आर नॉट स्टिल सेटिस्फाइड तो आप अपील करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है क़ियास। क़ियास का बेसिकली मतलब होता है एनालॉजिकल डिडक्शन, और ये प्री में पूछा जाता है क़ियास का मीनिंग। तो सबसे पहले हम क़ियास का मीनिंग लिखेंगे समझने से पहले। डिडक्शन, ठीक है, ये हमारे लिए मीनिंग में इंपॉर्टेंट है। अगर क़ियास का मीनिंग पूछेगा प्री में तो हम उसका मीनिंग एनालॉजिकल डिडक्शन, और ये काफ़ी आता है। और मतलब, और अगर निकालें इसका तो इसका एक और तोड़ निकलता है मेजरमेंट। तोलो उस चीज़ को, कंपेयर करो, मेजर करो, मेजर नहीं कर पा रहे हो तो कंपेयर करो, ठीक है। अपनी क़ियास को अक्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम लेकर हम गए थे कुरान, हदीस, सुन्ना और उसके बाद इजमा के पास, अब उस प्रॉब्लम का हल कुरान, हदीस, सुन्ना, इजमा में नहीं मिला, तो अगला सोर्स क्या कहता है, फिर कैसे बनेगा, क्या क़ियास देखेंगे। क़ियास बात करता है अक्ल की, यानी एक एनालॉजिकल डिडक्शन। अब डिडक्शन कैसे होता है, मान लीजिए एक प्रॉब्लम है,
तो हम राइट और रॉन्ग दो एस्पेक्ट देखेंगे। हम इस एस्पेक्ट में देखेंगे कि नहीं भाई अगर ये रास्ता जाएंगे तो बहुत गलत है, इस बात से तो इनजस्टिस होगा, तो हम उसे डिडक्ट कर देंगे वहीं के वहीं उस रास्ते को। तो हम जैसे जैसे डिडक्ट करते जाएंगे तो हम पे जो फाइनल रास्ते बचेंगे वो जस्टिस के बचेंगे। अब ये सब कैसे होगा, कौन सा जस्टिस है कौन सा इनजस्टिस है, तो हमें मेजर करना पड़ेगा किस तरीके से चलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, किसको कितना। मान लो दो लोग अपनी परेशानी लेकर गए हैं तो वहां पे क्या देखना पड़ेगा, इसको भी नुकसान नहीं हो इसको भी नुकसान नहीं हो, अगर ये गलत है तो इसको कंपनसेशन दे, कम से कम उसका फुलफिल हो जाए वो। या फिर कंपेयर करो सिचुएशन से कि अगर हमारी जगह कोई और होता है, यानी इन दोनों की जगह एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो कि क्या हो रहा है, कंपेयर करो। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होती तो क्या होता, या जस्टिस में अगर पहले कभी ऐसी सिचुएशन हुई थी और वहां पे जस्टिस चाहिए था तो क्या था, सही गलत से कंपेयर करके, किसी सिनेरियो से कंपेयर करके उसका अकल का इस्तेमाल करके हल निकालो। ठीक है, प्री के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मीनिंग आएगा, और क्यास का मतलब क्या होता है, एनालॉजिकल डिडक्शन, और सबसे रिपीट होता है ये सोर्स। इसका मीनिंग प्री में सबसे ज्यादा रिपीट में पूछा जाता है क्योंकि याद नहीं रहता है, शायद मुझे तो ऐसे ही लगता है इसीलिए बार बार आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यास भी खत्म। मुस्लिम लॉ के सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है हम लोग। देखिए एग्जाम के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे जो एग्जामिनर है ना वो भी कभी स्टूडेंट रहा होगा तो उसको पता होता है क्या चीज नहीं याद हो पाती है, तो इसीलिए सेकेंडरी सोर्स के मीनिंग नहीं पूछता एग्जाम में ज्यादातर। जो प्री में देखने के लिए मिलता है जो मीनिंग पूछेगा ना वो प्राइमरी सोर्स के पूछेगा, पूछ लेगा कि सुन्ना का मतलब क्या है। इजमा और कियास का ज्यादातर पूछता है क्योंकि शायद मुझे तो ये लगता है रीजन के याद नहीं रहते, तो इजमा और कियास का इंग्लिश मीनिंग आपको याद होना चाहिए। ये आपके प्री में बहुत रिपीट होता है जहां पर भी मुस्लिम लॉ आता है। ठीक है, सेकेंडरी पे बढ़ते हैं हम। अब जो प्रॉब्लम लेकर आए थे दो लोग, वो लोगों ने अकल भी लगा ली, कंपेयर कर लिया, एनालॉजी लगा ली, मगर बात तो वहीं की वहीं है। जो भी डिसीजन आ रहा है मुझे लग रहा है मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, स्टिल नहीं हो रहा है। तो मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर गई थी, मैंने कुरान देखा, सुन्ना, हदीस, इजमा, क़ियास सब देख लिया, लेकिन जो जो डिसीजन था जस्टिस तो नहीं हुआ अभी। तो अब हम आ जाते हैं सेकेंड। अब इसे सोच क्यों कहा जा रहा है और हम इसे इस तरह क्यों समझ रहे हैं, तो बात समझना, जो चीज सुन्ना में वहां पे डिसाइड हो जाती ना तो वो वहां पे एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हो जाती ना, कि अगर कल को कोई सेम प्रॉब्लम लेकर आएगा तो उसे एज अ प्रेसिडेंट ट्रीट करके सामने वाली की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो दैट्स व्हाई दे आर सोर्सेज, है ना। तो अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी सोर्सेज पे। सेकेंडरी सोर्स, अब जब वहां बात बन ही नहीं रही है तो अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। सेकेंडरी सोर्स में सबसे पहले हम आते हैं कस्टम पे। ये मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ में लगभग सेम होते हैं सेकेंडरी सोर्स। कस्टम को वहां पे आपको उर्फ लिखा हुआ मिले अगर कभी भी एग्जाम में तो घबराना मत, एक ही बात है। कस्टम के बाद लेजिस्लेशन, और थर्ड है आपका जुडिशियल डिसीजन। और फोर्थ है आपका जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जिस तरीके से जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो प्री का फेवरेट टॉपिक है, उसी तरीके से मेंस का फेवरेट टॉपिक है सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सेकेंडरी सोर्सेज पे सबसे ज्यादा मिलेगा। मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो सेकेंडरी सोर्स पे सबसे ज्यादा आता है। क्वेश्चंस देखते हैं हम पहले। हाँ, मोस्टली जो आपके हैं मेंस पर है, प्री में उतना नहीं आता। प्री में पूछ लेता है नाम, 4 ऑप्शन में इनमें से कौन कौन सा सेकेंडरी सोर्स है कौन सा नहीं है। कस्टम पे आते हैं सबसे पहले। तो पहले तो क्वेश्चन की बात करते हैं। प्री में सबसे ज्यादा देखने मिलते हैं प्राइमरी सोर्सेज और मेंस में देखने मिलेंगे कस्टम सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है,
चलो सबसे पहले आएंगे कस्टम पे। कस्टम के एसेंशियल, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों का फेवरेट टॉपिक। मुस्लिम लॉ में भी और हिंदू लॉ में भी सेकेंडरी सोर्सेज ऑलमोस्ट सेम है और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर बनते हैं। तो कस्टम को लेकर जो हमें स्पेसिफिकली मुस्लिम लॉ में ध्यान रखना है, इसको आदत भी मिल जाएगा आपको कभी कभी ऑप्शन में देखने के लिए, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आदत भी लिख देते हैं कभी, रेयर, ठीक है, तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो। अब क्या होता है ना कस्टम के केस में कि कुछ चीजें बस चली आ रही हैं, ठीक है। यहाँ सेकेंडरी लॉ तक हम क्यों आए हैं कि कोई चीज ना तो कुरान का पार्ट है, ना सुन्नत का पार्ट है, ना हदीस, ना इजमा, ना कियास का पार्ट है, कस्टम है, एक आदत है, चली आ रही है, पता नहीं कैसे ओरिजिन हुई थी, किसने की थी, कब की थी, जरूरत थी भी या नहीं, बट चला आ रहा है वो चीज, तो वो चीज भी आपके सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ हो जाते हैं। लेकिन कोई भी चली आ रही हुई चीज कस्टम नहीं बनती है। कस्टम बनने के लिए भी कस्टम के एसेंशियल फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि चले आने को तो पता नहीं क्या क्या चला आता है ना। तो जब तक एक तो चीज है कि पुरानी चीज चली आ रही है, एक ऑर्थोडॉक्स जो चीजें होती हैं उसमें, उसको भी हमको काफी सारी बातें एलिमिनेट करके देखना पड़ता है कि क्या कस्टम बन रहा है और क्या कस्टम नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले कस्टम के लिए एसेंशियल होता है कि इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्लस नोटिसेबल। अब मेरे घर में फॉलो हो रहा है और किसी को पता भी नहीं है कि ऐसी कोई चली आ रही है चीज, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। एक चीज जो है कस्टम बिल्कुल रेगुलरली कंटिन्यूस होना चाहिए, ये नहीं कि पहले 6 साल चल रहा था फिर 2 साल के लिए रुका, फिर वो एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस चली आनी चाहिए। कंटिन्यूस मतलब बिना किसी पॉज के, बिना किसी ब्रेक के। अगर बीच में भी पॉज या ब्रेक था तो वो कस्टम नहीं है। ऑल्दो इस बात का सही एग्जाम्पल नहीं है, बट एक चीज समझते हैं कि अभी जो 3 इयर्स वाली प्रैक्टिस की बात हो रही है, ये पहले भी कभी था कि ऐसा था कि 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और फिर हटा दिया गया था, फिर इतने सालों तक 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी नहीं थी, अब फिर मान लो अगर आ जाती है तो इट कांट बी कस्टम बिकॉज उसने पॉज ले लिया था, है ना, वो रुक गया था बीच में। तो कस्टम ऐसी चीजें होती हैं जो एक तो चली आ रही होती हैं कि बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी पॉज के। दूसरी चीज कि वो नोटिसेबल भी होनी चाहिए। सिर्फ एक घर में चली आ रही है, किसी को पता ही नहीं ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है, तो वो चीज इतनी नोटिसेबल होनी चाहिए कि कम से कम वही 4 लोग वाली बात है कि 4 लोग जाने तो कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, ठीक है। चाहे वो एक पर्टिकुलर ट्राइब में चली आ रही है तो वो उस ट्राइब के लिए कस्टम हो जाएगी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में चली आ रही है तो उस कम्युनिटी के लिए कस्टम हो जाएगा, या अगर इन जनरल चली आ रही है तो इन जनरल हो जाएगा। यहाँ पे हम मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ऐसा कस्टम जो मुस्लिम्स में चला आ रहा है, ठीक है। और मुस्लिम से याद आया, एक एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, एक वर्ड होता है मोहम्मदन। एक चीज क्लियर करिए, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मोहम्मदन जैसा कोई शब्द नहीं होता, वर्ड इज मोहम्मदन, इधर मुस्लिम और मोहम्मदन। अगर हमारे प्री में क्वेश्चन बनेगा और कहीं पर लिखा होगा मोहम्मदन लॉ, तो बेसिकली बिकॉज इट इज ओरिजिन फ्रॉम द प्रॉफिट मोहम्मद, दैट्स व्हाई इट इज मोहम्मदन। मोहम्मदन जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इधर इट इज मुस्लिम और मोहम्मदन। मोहम्मदन हमारे लिए वर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्री का पार्ट है। डीजीएस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर आपका मेंस में क्वेश्चन मोहम्मदन वर्ड उठा के कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको जो आपका आंसर कंटिन्यू करना है, आप उसमें उसी वर्ड के साथ अपने आंसर की कंटिन्यूस करेंगे। उसको क्या होगा, बेटर क्लियरिटी, फ्रेमिंग अच्छी होगी और वो देखने में भी लगेगा कि आपने उसी की ही बात का जवाब देना शुरू किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें मेंस में ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये है कि कस्टम के एसेंशियल पे आते हैं हम, पहला तो कंटिन्यूस हो गया। दूसरा है इट शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीवन एंड शुड बी रैशनल। पहला, अगर ये मुस्लिम लॉ की बात हो रही है तो मुस्लिम लॉ में भी अगर कस्टम है ना, तो सारे ही मुस्लिम पे एप्लीकेबल होना चाहिए ना। अब यहाँ एवरीवन क्यों लिखा गया है? एवरीवन मतलब कस्टम कहीं भी, मुस्लिम लॉ में बात हो रही है तो एवरीवन में मुस्लिम्स आ गए हैं,
हिंदू लॉ में कस्टम की बात हो रही है तो उनके कस्टम में हिंदूज आ गए हैं, या कहीं और जनरल कस्टम की बात हो रही है, किसी देश को लेकर बात हो रही है तो उस देश वाले लोग आ गए हैं, ठीक है। तो कस्टम की बात जिनको लेकर भी हो रही है वहां पे वो लोग एवरीवन है यहाँ पे। और दूसरी चीज ये है कि ये रैशनल भी होना चाहिए, है ना। ऐसा कोई कस्टम नहीं होना चाहिए जो इरेशनल हो, है ना, इलीगल हो। कोई भी इलीगल चीज को हम कस्टम कहकर उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर कस्टम है तो वो रैशनल भी होना चाहिए, ठीक। 3 एसेंशियल तो ये हो गए, और सॉरी 2 एसेंशियल तो ये हो गए हमारे। थर्ड एसेंशियल इज कि जब हम कस्टम की बात, अब एक कस्टम हम कहाँ पढ़ते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ लॉ जनरली जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। कस्टम कहाँ कहाँ पढ़ा जा रहा है पहले उसके हिसाब से ध्यान रखेंगे। एक तो कस्टम पढ़ा जा रहा है जूरिस्प्रूडेंस में, सोर्सेज ऑफ लॉ, जस्ट सोर्सेज ऑफ लॉ, वहां पे कस्टम पढ़ेंगे, वहां पे ये चीजें सेम है। हिंदू लॉ में पढ़ेंगे कस्टम, वहां पे ये चीज सेम है, और मुस्लिम लॉ में भी ये 2 एसेंशियल कस्टम के लिए सेम रहता है। अब मुस्लिम लॉ में आकर क्या बदला, अब जो कस्टम का तीसरा एसेंशियल है ये मुस्लिम लॉ के हिसाब से है, ठीक है। तो आपका तीसरा कस्टम का एसेंशियल यहाँ पे है, इट मस्ट नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एनी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस टेक्स्ट ऑफ द कुरान और सुन्ना। यानी अगर हम किसी कस्टम की बात कर रहे हैं तो जो उस धर्म की नींव है जैसे कुरान और सुन्ना, वो कम से कम उनके साथ तो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, है ना। कुरान और सुन्ना कुछ और कह रहे हैं, कस्टम कुछ और कह रहे हैं, तो अगर कभी भी कस्टम अपोजिट जाएगा कुरान या सुन्ना से तो वो कस्टम वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा। लिख लेते हैं इसको, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, अगर कस्टम है और मुस्लिम लॉ के अंदर ही है तो कम से कम वो मुस्लिम लॉ के जो मेजर सोर्सेज हैं उनको तो कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। अगर कोई कस्टम बना है तो वो उसी के ही हिसाब से होना चाहिए। ऑलराइट, एक पॉइंट ये भी आ जाता है, मुस्लिम लॉ में ही है बेसिकली, ये बाकी में नहीं काम करता, बाकी में तो जितना ओल्ड होता है उतना अच्छा होता है। मुस्लिम लॉ में एक एसेंशियली होता है, इट मस्ट नॉट बी वेरी ओल्ड। अब ये पॉइंट क्यों है, क्योंकि हमने प्री इस्लामिक एरा का जिक्र किया ना, अय्याम जहेलिया का, तो अगर ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा पुराना, तो वो इस्लामिक एरा से निकल के प्री इस्लामिक एरा में आ जाएगा, वो वहां का कस्टम बन जाएगा। तो इसीलिए ये हर जगह कस्टम में फॉलो नहीं होता है, बट इन मुस्लिम लॉ कस्टम में कहा जाता है इट मस्ट नॉट बी वेरी ओल्ड, क्योंकि वो इस्लामिक एरा से निकल के प्री इस्लामिक एरा में ना पहुंच जाए। यहां तक समझ आया? कस्टम क्लियर है आप लोगों को? कस्टम क्लियर है यहां तक? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगले सोर्स पर आते हैं फिर। अब एक बात बताइए, कुछ जनरल एग्जांपल लेंगे हम। मुस्लिम लॉ में भी क्या लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं पड़ती हमें? क्या सब कोई सारी चीजें रेगुलेट हो सकती हैं बिना लेजिस्लेशन को इन्वॉल्व किए? क्या काम चल रहा है, कहाँ कहाँ, अभी सब कुछ छोड़ दो, कहाँ कहाँ ऐसी जगह हुई है कि लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ी है? मैरिजेस, ठीक है, मेंटेनेंस, वक्फ, तलाक, महर, 10 चीजों में। तो बेसिकली लेजिस्लेशन इज समथिंग विच इज एसेंशियल, तो लेजिस्लेशन को हम नहीं छोड़ सकते। बैक टू द पॉइंट, लेजिस्लेशन इज समथिंग कि कोई भी चीज हो, चाहे वहां पे आपका रिलीजियस पॉइंट हो या कुछ भी हो, हम लोग वहां पर कभी भी लेजिस्लेशन को नहीं छोड़ सकते। लेजिस्लेशन एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब सारे कन्फ्लिक्ट निकल जाते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो लेजिस्लेशन का रास्ता निकल कर आता है। मुस्लिम लॉ में लेजिस्लेशन का देखो मीनिंग नहीं पूछेगा, लेजिस्लेशन का मतलब आपको पता है व्हाट इज लेजिस्लेशन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा
कि इस्लामिक लॉ में या मुस्लिम लॉ में हमें लेजिस्लेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ओके तथागत, प्रियांश, ठीक है, तो हमें लेजिस्लेशन कहाँ देखने मिलता है, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, पहला जो शुरू में था ना वक्फ का जो वैलिडिटी एक्ट था, डोंट लाफ प्लीज, पहला था द मुसलमान वक्फ वैलिडिटी एक्ट, ठीक है। तो पहला जो एक्ट था हमारा 1913 का, वो लेजिस्लेशन से आया। जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्रॉपर्टी का टर्म ऐसा होता है कि फिर वो अगर रिश्तेदार हैं या कुछ भी है तो वहां पे वो प्रॉपर्टी का झगड़ा ना बिना कोर्ट जाए नहीं सुलझता। सेम थिंग थी कि अगर वक्फ की भी प्रॉपर्टी है तो उसके लिए भी हमें लेजिस्लेशन की जरूरत थी कि कोई एक निष्पक्ष आदमी आके उस बात का फैसला करे। तो पहला जो वक्फ का एक्ट था उसका नाम था द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, ठीक है। दूसरा जो आपका आया था मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। अब शरीयत को लेकर हम थोड़ा सुनेंगे, हमें लेजिस्लेशन में लिखने में इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब आपका शरीयत जस्ट हदीस का पार्ट था तब उसकी एप्लीकेबिलिटी उतनी ढंग से नहीं हो पा रही थी। फिर क्या हुआ ना कि मुस्लिम स्कॉलर्स ने जाके लेजिस्लेशन की हेल्प ली। लेजिस्लेशन की हेल्प किस लिए ली, उनको बताया कि हमारे पास पर्टिकुलर शरीयत के लॉज हैं और वो हम लोगों पर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मानते हैं, उस हिसाब से नहीं चलते हैं। तो वहां पर एक एक्ट बना जिसको कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो यहाँ पे हमारे पास वो है, आपको सारे रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मतलब बस बात ढंग से समझो, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली हमारा वही है कि लेजिस्लेशन क्या है, तो वो नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि लेजिस्लेशन मुस्लिम लॉ में कहाँ है, एज ए सोर्स ऑफ लॉ है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, तो यूज कहाँ हुआ है। तो जितने भी एक्ट्स आए हैं मुस्लिम लॉ को लेकर वो लेजिस्लेशन की तो हेल्प से आए हैं। यहाँ तक क्लियर है। अगला जो आपका है, जो अब तलाक वाला मैटर इतना था, तो अगला जो एक्ट आया था आपका द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 आया था। तो जो द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 था वो भी तो लेजिस्लेशन से ही आया था, वो भी तो लेजिस्लेशन का ही एक पार्ट है। अगला क्या है आपका, ऐसे बहुत सारे हैं, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट आया है और ये एक्ट आया था 1986 में। तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन के वजह से मुस्लिम लॉ का हिस्सा बनी है। क्या वक्फ एक्ट मुस्लिम लॉ का हिस्सा नहीं है शरीयत एक्ट नहीं है क्या डिवोर्स एक्ट नहीं है मैरिज एक्ट नहीं है सब हैं, अब मुस्लिम लॉ का हिस्सा है। कैसे है, सोर्स क्या है, लेजिस्लेशन है। कहां से आया, लेजिस्लेशन से आया। कैसे लाया गया, लेजिस्लेशन के थ्रू लाया गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है हम लोग। चलिए, और आगे भी जो भी अब लास्ट एक्ट हमारे पास जो है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन मैरिज एक्ट आया था 2019 वाला, तो ये हमारे पास है। तो अब इसमें भी ये भी क्या है, क्या ये अब मुस्लिम लॉ का पार्ट नहीं है, बिल्कुल है। क्या इस हिसाब से गवर्न नहीं होंगे, मुस्लिम्स होंगे, लेकिन कहां से आया, लेजिस्लेशन से आया। तो व्हाट इज द सोर्स, लेजिस्लेशन इज द सोर्स। ऑलराइट, बताइए यहां तक क्लियर है आप लोग, बताइए। अगले सोर्स पर आते हैं। फिर क्या पढ़ा अभी, प्रेसिडेंट सॉरी लेजिस्लेशन पढ़ा। एक टॉपिक एक बार उठ गया, मान लीजिए कि हम स्कूल में हैं और हम क्लास में पढ़ते हैं और क्लास में क्या दिक्कत हो रही है कि बच्चे बार बार पानी पीने जाने के लिए बोले जा रहे हैं, पानी पीने जाना है, पानी पीने जाना है, चलती हुई क्लास में। एक बार मना कर दिया, दो बार मना कर दिया, एक बार बोल दिया कि अभी नहीं जाना, तब नहीं जाना। हर बार एक बात पर एनालॉजी नहीं दी जा सकती। जब मैंने एक बार ये एक बच्चे को बोला है कि एक साथ दो बच्चे नहीं जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक इम्प्लाइडली एक रूल बन गया है। और अब हर नया बच्चा मुझसे उस बारे में आके नहीं पूछेगा क्या हम दो लोग चले जाएं, नहीं। आपको एक बार बता दिया गया ना कि एक साथ दो नहीं जाएंगे, तो आगे वही चीज फॉलो होगी। बार बार सेम बात पर अदालतें नहीं लगेंगी। प्रेसिडेंट का पॉइंट यही होता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ोगे तब भी, और किसी पर्सनल लॉ में, मुस्लिम लॉ में या हिंदू लॉ में पढ़ोगे तब भी, मुद्दा क्या होगा ना कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, अगर मुस्लिम लॉ को लेकर कोई कंफ्लिक्ट उठता है, जैसे मेंटेनेंस का उठा था, ठीक है, अगर वो टॉपिक उठा है और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि जो हमारा मेंटेनेंस वाला प्रोविजन है सीआरपीसी में, वो रिलीजन किसी रिलीजियस बाइस नहीं है, वो सबके लिए जनरल प्रोविजन है। एनी वुमेन लिखा है वहां पे, एनी वुमेन मतलब किसी भी रिलीजन की। तो अब मेंटेनेंस देना है तो सबको देना पड़ेगा, मुस्लिम वुमेन है, हिंदू वुमेन है, क्रिश्चियन वुमेन है, सबको दो।
तो वहां पे एक बार जुडिशियल प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश हो गया ना, तो कल को कोई और उठ के नहीं जाएगा कि मैं अपनी बीवी को मेंटेनेंस नहीं दूंगा बिकॉज मेरे साथ मेरे लिए तो ये डिसाइड नहीं हुआ। अगर ये चीज डिसाइड हो गया, जुडिशियल डिसीजन आ चुका है, उस पर बात हो गई है ऑलरेडी, तो वो जुडिशियल प्रेसिडेंट बन चुका है और आप सब ने फॉलो करना है। जो सीआरपीसी का प्रोविजन है मेंटेनेंस का, वो रिलीजन वाइज है, वहां पे कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, वर्ड उठाया है, एनी वुमेन लिखा है और कहा है एनी वुमेन में हर रिलीजन की, हर कास्ट की, हर उम्र की आ जाती हैं। तो यहाँ पे एज, रिलीजन, कास्ट कोई चीज मैटर नहीं कर रही है, मेंटेनेंस मिलेगा मतलब मिलेगा। एक बार एक प्रेसिडेंट डिसाइड हो गया है, तो अब कल को कोई दूसरा आदमी थोड़ी ना उठ के चला जाएगा कि नहीं भाई अब मेरे लिए आज इस चीज को कोर्ट को तैयार करो, अब कोर्ट आज मेरे लिए डिसीजन देगा। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है और जनरली सोर्स ऑफ लॉ भी है, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ भी है, बिकॉज कोर्ट का अगर एक बार डिसीजन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी है, तो फिर आगे उस चीज को क्या होता है कि अगर सेम केसेस आते हैं तो उसी हिसाब से डिसाइड होंगे, अनलेस अंटिल फिर वो प्रेसिडेंट भी बदलते रहते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, जब वो कोर्ट को एसेंशियल लगता है। ऐसा नहीं है कि सेम डिसीजन देने के लिए बार बार होगा। ठीक है, जुडिशियल प्रेसिडेंट भी क्लियर है आप लोगों को। चलिए अगले सोर्स पर आते हैं। लास्ट सोर्स है आपका जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। इससे थोड़े क्वेश्चन बनते हैं, बात तो सीधी सी है, मगर इसे मुस्लिम लॉ के उसमें क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे तो थोड़ी सी टिपिकल करके पढ़ेंगे हम। पहले तो एग्जाम से अलग हट के पढ़ते हैं इसको। हर बात को कोर्ट में भी तो नहीं ले जाया जा सकता ना, है ना, हर बात को कोर्ट में भी नहीं लेकर जाया जा सकता। तो अब अगर हम इसे मुस्लिम लॉ के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हम इसको मुस्लिम लॉ के टॉपिक में लेकर चलेंगे। तो ये कहा जाता है सेकेंडरी सोर्सेज के लिए कि जिन चीज़ों के ऊपर आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं, लेजिस्लेशन नहीं हेल्प ली है आपने या कोई एक्ट नहीं आया है, या फिर शरीयत भी कुछ नहीं कहती है, या फिर कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट भी नहीं है उसके ऊपर, तो ऐसे में क्या देखना पड़ता है कि जो काम हो रहा है, जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही मान लो, वहां पे जस्टिस निकल कर आ रहा है या नहीं, ठीक है, इक्विटी देखी गई है या नहीं, अगर ए और बी के बीच फैसला किया जा रहा है किसी बात का, तो जो आप फैसला ले रहे हैं, अगर आप कोर्ट नहीं गए हैं, ये बेसिकली मीडिएटर रख लिया मान लो आपने, तो अगर वो मीडिएटर इस बारे में बात कर रहा है तो वो सबसे पहले क्या इंश्योर करेगा, इस चीज के फैसले में जस्टिस इंश्योर करेगा। दूसरा वो क्या इंश्योर करेगा, इक्विटी इंश्योर करेगा, ठीक है। और तीसरा, अगर वो जो इस चीज को डिसाइड कर रहा है तो वो एक गुड कंसाइंस से डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो ए के अगेंस्ट है किसी भी बात पे, उसके कलर को लेकर या उसकी कास्ट को लेकर, उसकी एज को लेकर, उसकी क्वालिफिकेशन को लेकर, किसी भी बात पे, किसी भी वजह से वो इन दोनों को लेकर इक्वल होना चाहिए हर टर्म में। और अगर उसको यहाँ पे मीडिएटर की जगह बिठाया है तो वो यहाँ पे जस्टिस वाला, इक्विटी वाला, गुड कंसाइंस से एक डिसीजन देगा। तो ये भी सोर्सेज होते हैं। अब मान लो कि उसके पास जो भी बात गई थी उसने उस बात पे एक डिसीजन ले लिया, अब अगर आगे 2 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा ऐसी ही बात उठकर आती है वापस से, तो हम क्या करेंगे कि ये जो इस इंसान ने जिस हिसाब से सिचुएशन को देखकर डिसाइड किया था, हम इसकी हेल्प ले लेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन बनता है इसका, ये प्रिंसिपल जो था ना, हाँ एक चीज लिखेंगे अब हम इसी को लेकर, एक अबू हनीफा थे, ठीक, कौन थे, अबू हनीफा थे। और प्लीज ये नाम लिख लेना, प्री में पूछते हैं, ए बी को हटाते हैं, रियल नाम पे आते हैं। नाम नोट करना प्लीज मेरे साथ, अबू हनीफा हैं, ठीक है, जो कि फाउंडर हैं किसके, हानफी सेक्ट ऑफ सुन्नी। जब हम सेक्ट्स करेंगे तब हो जाएगा।
तो ये जो अबू हनीफा थे ना, इन्होंने बताया था, किस बारे में बताया था, इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के बारे में एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इनके प्रिंसिपल को लेके मुस्लिम लॉ में इस चीज को आगे बढ़ा जाता है। तो क्या कहते हैं, इन्होंने प्रोपाउंड करा था दैट द प्रिंसिपल दैट रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑन एनालॉजी कुड बी सेट असाइड एट द ओपिनियन ऑफ द जज। यानी अगर कोई पुराना जजमेंट चला आ रहा है किसी चीज पे, लेकिन अब जो सर्कमस्टांस इस केस में दिख रहे हैं, लग रहा है कि अगर हम पुरानी वाली बात को फॉलो करेंगे तो इनजस्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो अबू हनीफा ने कहा था, उन्होंने प्रिंसिपल दिया था दैट यू कैन सेट असाइड दैट प्रिंसिपल, और ऐसा करो जो कि जस्टिस लाए, इक्विटी लाए और गुड कंसाइंस से लिया गया हो। अगर चाहे तुम्हें कोई पिछला वाला जजमेंट को सेट असाइड भी करना पड़े तो कर सकते हो, ये लिबर्टी दी थी इन्होंने, है ना, इनकी स्टेटमेंट थी यू कैन सेट असाइड। यहाँ पे हम एक चीज पढ़ेंगे जिस टर्म का इन्होंने यूज किया था, जो कि पढ़ने में बहुत मुश्किल टर्म है और याद रखने में और भी ज्यादा, बट हमारे एग्जाम में आती है। इन्होंने इस बात को लेकर एक पॉइंट बताया था, उसको लिखा था इन्होंने इस्तेहसन, ठीक है। यानी इस्तेहसन का वर्ड, पहले तो प्री के लिए इसका मीनिंग याद करना, ज्यूरिस्टिक इक्वेलिटी, इक्विटी। तो इनके कहने का मतलब था कि अगर पब्लिक गुड के लिए आपको कुछ अमेंड करना पड़े, सो आप अमेंड कर सकते हैं। इस सोच को, इस प्रिंसिपल को कहा गया था इस्तेहसन। किसने दी थी ये प्रिंसिपल? ये दी थी अबू हनीफा ने। इस्तेहसन के साथ नाम याद रखना, पेपर में आ जाता है। ये इक्विटी और गुड कंसाइंस में इसलिए है क्योंकि अब हम सारे प्राइमरी सोर्स भी पढ़ के आ चुके हैं और सारे सेकेंडरी सोर्स भी पढ़ के आ चुके हैं। फिर भी अगर किसी इंसान को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है ना, और उसको जस्टिस देने के लिए अगर हमको कुछ अमेंड करना पड़ रहा है, किस वजह से करना पड़ रहा है? पब्लिक के गुड के लिए करना पड़ रहा है अमेंड, या इक्विटी या गुड जस्टिस इक्विटी के लिए अमेंड करना पड़ रहा है, तो आप उसको अमेंड कर सकते हो। और इस बात को, इस प्रिंसिपल को कहा जाता है इस्तेहसन। किसने दिया था? अबू हनीफा ने दिया था। ये हमारे एग्जाम में आता है बहुत। तो एक और टर्म लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन, एक लाइन है बस छोटी सी, मेथड ऑफ, इसमें एथेसन के मीनिंग में लिखिए मेथड ऑफ juristic interpretation, method of juristic interpretation to reach to what is just and equitable, what is just and equitable। सिचुएशन में इंसाफ करने के लिए अगर कुछ बदलना पड़ रहा है, इंटरप्रिटेशन करनी पड़ रही है, तो करो, ठीक है। अबू हनीफा ने कहा था। इसी कंटेक्स्ट में हमारे पास दो डॉक्ट्रिन हैं और दोनों के मीनिंग बहुत मुश्किल हैं और प्रोनाउंसिएशन भी, बट पेपर में आता है। यहाँ तक क्लियर हो गए ना आप लोग? इस्तेहसान तक क्लियर हो आप लोग? अबू हनीफा का नाम याद रखना है इसको लेकर, और आगे भी सिमिलर टर्म लगेगा आपको, कंफ्यूज मत होना। एक टी एक एच से सब बदल रहा है यहाँ पे। बताइए, प्रीति, तथागत, प्रियांश, पारुल, चलिए ठीक है, आगे करते हैं। दो डॉक्ट्रिन करनी है, इसी में ही पेपर के लिए आ जाती है, ये प्री में आ जाता है मीनिंग। तो दो डॉक्ट्रिन है इसी कॉन्टेक्स्ट में। अब पहली बात तो ये सुनो कि लास्ट वाले सोर्स में इतनी सारी चीजें हैं क्यों? लास्ट सोर्स में इतनी सारी चीजें इसलिए दे रखी हैं क्योंकि उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बातों को क्लियर करने के लिए दो दो रास्ते प्रोवाइड करा दिए।
ठीक है, दोनों रास्तों को प्रोवाइड कराने के प्राइमरी सोर्सेज भी दे दिए और सेकेंडरी सोर्सेज भी दे दिए, बट बात सुलझने को ही नहीं है, जस्टिस नहीं मिल रहा है। पॉइंट क्या है, जस्टिस देना है और जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो उसी जस्टिस के लिए उन्होंने लास्ट वाले आपके सोर्स में आपको कुछ ऐसे रास्ते प्रोवाइड कर लिए हैं कि अगर यहाँ जाके भी नहीं मिल रहा है ना तो इनकी हेल्प ले लो, लेकिन इक्विटी भी रखो और जस्टिस भी रखो, और अगर कुछ अमेंड करना पड़ता है जस्टिस देने के लिए तो अमेंड कर लो या इंटरप्रिटेशन कर लो उसके ढंग से। डॉक्ट्रिन क्या है, सबसे पहले वाली है इज्तिहाद और दूसरी वाली है तकलीद। ठीक है, तो ये वाली डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि एफर्ट करो। कैसे एफर्ट करो, या तो फिजिकल करो या फिर मेंटल करो। और ये एफर्ट करके क्या करोगे, एफर्ट करके ऐसे डिसीजन पे अराइव हो जो इंफॉर्मेटिव हो। इंफॉर्मेटिव डिसीजन पे अराइव हो, यानी आपके जो एग्जाम में आपको देखने मिलेगा, आपको इज्तिहाद एक वर्ड मिल जाएगा, वो मीनिंग पूछेंगे, तो इसका मीनिंग क्या है, एफर्ट करना। कैसे एफर्ट करना, फिजिकल या मेंटल एफर्ट करना। किस लिए करना, कि हम अराइव हो सके किसी इंफॉर्मेटिव डिसीजन पे, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के लिए दिमाग लगाओ, मेहनत करनी है तो करो, लेकिन पहुंचो ऐसा डिसीजन लो जो इंफॉर्मेटिव हो। इंफॉर्मेटिव डिसीजन का क्या मतलब है कि अगर आप किसी चीज को कर रहे हो, कोई डिसीजन दे रहे हो, तो आपके पास फैक्ट्स हो उस चीज को लेकर, लॉजिक हो कि हाँ भाई ऐसा हुआ है तो उसका लॉजिक ये है, अपना दिमाग उतना लगाओ ना, बस इसलिए नहीं डिसीजन दे दो कि नहीं ऐसा होता है तो होगा, नहीं। आप अपने इतने एफर्ट डालो, फिजिकल मेंटल, पुरानी सही चीजें, जस्टिस ढूंढो, इक्विटी ढूंढो, उतना एफर्ट करो कि एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन पे पहुंच पाओ, कि अगर आके आपसे कोई पूछे कि अगर ये काम हुआ है तो इसके पीछे की एनालॉजी क्या है, और आप जब अपना डिसीजन सुनाओ जो कि इतना इंफॉर्मेटिव हो कि सामने वाले को ऐसा न लगे कि इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, और आपका जो तकलीद है, भाई ये दो टर्म ना आपको प्री में बहुत देखने मिलेंगे, टफ है, थोड़ा सा रट लेना। अगर ये ना कर सको, दूसरी डॉक्ट्रिन क्यों पिक्चर में है, अगर खुद से नहीं एफर्ट कर पा रहे हो ना फिजिकल और मेंटल, तो यहां पे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस ऑफ लीगल डिसीजन। आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो जो लीगल पोजीशन पे बैठे हैं उनके दिमाग पे भरोसा करो कि जो वो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे होंगे। या तो एक पॉइंट है कि आप अपने से एफर्ट कर लो जस्टिस देने के, और ऐसा डिसीजन निकालो कि इंफॉर्मेटिव हो, कि सामने वाले को आप जस्टिस ही दो और उसका लॉजिक भी बता दो। और अगर आपसे ये एफर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो तकलीद पे आओ। तकलीद पे आप क्या करोगे, फिर एक्सेप्ट करो डिसीजन किसका, लीगल डिसीजन एक्सेप्ट करो जो कोर्ट दे रही है। ठीक है, ऑफ अनदर, अनदर बेसिकली यहाँ पे कोर्ट के लिए स्टैंड करेगा, विदाउट knowing the basis of those decision। खुद से कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर जिसने डिसीजन दे दिया है चुपचाप ले लो, उसके उसमें मत घुसो, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द डिसीजन एंड वी आर नॉट अग्री, और वो फिर वो नहीं है। तो ये दो अलग अलग डॉक्ट्रिन्स हैं जो आपके लास्ट वाले सोर्स ऑफ लॉ के बारे में बात करती है। बताइए कितना समझ में आया। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो ये भी आपके लास्ट सोर्स से ही है, प्री में सिर्फ वर्ड लिखा आता है और मीनिंग पूछ लेता है, और डीजेस में आते हैं ये टफ टफ डॉक्ट्रिन, इतने मुश्किल वर्ड के। अब ओवरऑल सोर्सेज हो चुके हैं, ओरिजिन समझ ली है, प्री के लिए एक एक वो कर लिया है। अब यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। एंजल का नाम लिखवा दिया, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे करने से कुछ बचा तो नहीं है।
अब हम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में, अब ये केस आपको दो जगह पढ़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कुछ डिसीजंस हमारे लिए काफी ज्यादा जगह पर इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो डिसीजन का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है कि अगर मान लीजिए सोर्सेज ऑफ लॉ आ गए लिखने के लिए, मैंने आपको बताया था कि ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर आपके पास लेजिस्लेशन की बात आ जाती है तो आपको लेजिस्लेशन में कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। लेजिस्लेशन में हम दो एग्जाम्पल ऐसे लेकर चलेंगे, दो प्राइम एग्जाम्पल, कि आप अपने आंसर को ढंग से लिख भी लें और वो मतलब इतना इंफॉर्मेटिव हो कि उसको पढ़ते ही समझ आ जाए कि बच्चे ने कुछ पढ़ा है। एक ओवरव्यू लेते हैं, क्या करा हमने कि ओरिजिन कहाँ से हुई, कुछ बेसिक वर्ड्स जो हमारे प्री में आ जाने हैं, जो हमें नाम वगैरह याद रखने थे। सोर्सेज बाय प्राइमरी सोर्सेज देखे, सेकेंडरी सोर्सेज देखे। प्राइमरी सोर्सेज बेसिकली प्री के क्वेश्चंस हैं तो उन पे उतना नहीं जाना है। प्री के हिसाब से क्या याद रखना है हमने वो मार्क कर लिया है। सेकेंडरी सोर्सेज आते हैं मेंस में, और मेंस के लिए आप दोबारा तो पढ़ने बैठेंगे नहीं, तो मेंस के लिए हम लेजिस्लेशन को लेकर, जुडिशियल कंसाइंस को लेकर, प्रेसिडेंट को लेकर एक इंफॉर्मेटिव सी आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं, या दिमाग में एक नॉलेज बना लेते हैं कि जिस टाइम लिखने बैठेंगे तो उस टाइम पे समझ आ जाए, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए लेजिस्लेशन, और सिर्फ समझना इसको और घर पे बैठ के लिख लेना। मैं समझाती हूँ इसको, एक दो पॉइंटर्स मैं आपको दे दूंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपना आंसर। लेजिस्लेशन इन मुस्लिम लॉ, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट इन मुस्लिम लॉ। हु इज मुस्लिम वाला भी इंपॉर्टेंट है भाई, उसको भी ध्यान रखना प्री के लिए। अब लेजिस्लेशन इन मुस्लिम लॉ अगर आए और आपने दो नाम ना लिखे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले लेजिस्लेशन इन मुस्लिम लॉ में आप एक केस याद रखेंगे, मोहम्मद अहमद खान ठीक है वर्सेस शाहबानो बेगम। नाइनटीन 1985 का है ये डिसीजन। आपसे जो मेंस का क्वेश्चन बनता है बेसिकली वो आपसे यही पूछता है, आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुननी है। मैं आपको एक दो पॉइंट्स बता दूंगी ताकि उससे आप कभी घर पे बैठ के एक आंसर प्रिपेयर कर लें। जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट मुस्लिम लॉ से किस तरह जुड़ा है। अगर वो उसका एक सेकेंडरी सोर्स है तो आप अपनी बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अगर वो एक सेकेंडरी सोर्स है तो किस तरीके से है। तो ये जो जस्टिफिकेशन मिलेगी आपको मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम में मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है बेसिकली कि क्या आपका जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है या फिर सीआरपीसी है, अभी सीआरपीसी पे चलता है, क्या सीआरपीसी टच नहीं करता है मुस्लिम लॉ को? जब सीआरपीसी एनी वुमेन कहता है तो वो वहां पे टच कर रहा है मुस्लिम लॉ को। तो पहले तो आप यहाँ पे अपने आंसर को सीआरपीसी से जोड़ेंगे, किसमें? मेंटेनेंस में, उससे जोड़ देंगे। क्या आईपीसी में ऐसे कोई प्रोविजन है जो कहता है कि पनिशेबल एवरीवन एक्सेप्ट मुस्लिम? ऐसा नहीं होता ना। तो आईपीसी से अगर पनिशमेंट मिलेगी तो लेजिस्लेशन ने यहाँ पे भी इसको नहीं छोड़ा है ना। कुछ प्रोविजन बाइगैमी वगैरह एक्सेप्शन है लेकिन सब कुछ तो नहीं है ना, आपने यहाँ जोड़ना है। अब शाहबानो बेगम पर आते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट था जिस हिसाब से केस का डिसीजन लिया गया तो उसमें जो मेंटेनेंस देना था उनको शाहबानो को देना था, क्या यहाँ पे शाहबानो के फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखा गया होगा? क्या उनको एज अ ह्यूमन नहीं ट्रीट किया गया होगा? तो क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से छूटी ये बात? नहीं छूटा ना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से भी। तो इसी तरीके से अपने आंसर को इन चार एस्पेक्ट में घुमा देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिख के, और चाहो तो तलाके बिदत वाला जो शायरा बानो वाला पॉइंट है वो भी ऐड कर सकते हो। ये तो मेंटेनेंस वाला था, शायरा बानो वाला तलाके बिदत का था। आगे बढ़ जाएं अब हम लोग, चलिए टॉपिक चेंज करते हैं। मैरिज शुरू करते हैं। यहाँ तक लिखिए, फिर देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स मैरिज। यहाँ तक तो क्लियर है ना आप लोग? मैरिज शुरू कर लें अब। चलिए, मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ हमारा अगला टॉपिक है।
और इस टॉपिक पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो हम इसे शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, व्हाट इज मैरिज, यहाँ पे है ना, मैरिज शुरू करते हैं, मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। प्लीज वो लास्ट वाला आंसर लिख लेना सब, आगे काम आएगा। किसी को चेक कराना हो तो यहाँ हेल्पलाइन वाले पे नंबर पे पीडीएफ बना के भेज देना, आई चेक, और आप लोग तो पर्सनली दिखा लेना, अगर वो आंसर लिखोगे ना लेजिस्लेशन पे तो आई कैन चेक। तो मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, पहले देखते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो आपको एमसीक्यू में मिलेगा नॉट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट, कोई ये और वो नहीं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपको किस एमसीक्यू पे जाना है, मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और दो इस बात को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन पढ़ेंगे हम, जो कि हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर प्री में आ रहा है तो आपको प्री के लिए इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके प्री का आंसर है। अब मेंस की बात करेंगे तो हम डिटेल पे जाएंगे ही। बेसिकली ऐसा क्यों कहा गया है कि मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो मुस्लिम मैरिज के एसेंशियल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से मेल खाते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर आए तो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल क्या होते हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस। तो मुस्लिम मैरिज में जो एसेंशियल आता है वो वही है, इजब कबूल, ऑफर, ये सारी चीजें मैं अभी हम सारा लिखेंगे, बट थोड़ा एक माइंड प्रिपेयर कर लेते हैं इस चीज के लिए। तो जो मुस्लिम मैरिज के एसेंशियल्स हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल से बहुत मेल खाते हैं। ऑल दो इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे ओपिनियन है कि नॉट फुली कॉन्ट्रैक्ट, समटाइम्स गवर्नमेंट, ऐसा सब, लेकिन आपको अगर टिक करके आना है तो इट इज अ प्योर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा एसेंशियल क्या होगा, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। क्या ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एसेंशियल नहीं है, टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट। तो यहाँ पे मुस्लिम लॉ में मुस्लिम मैरिज का जो एसेंशियल है, पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट। दूसरा एसेंशियल भी हो जाता है फ्री कंसेंट। मुस्लिम मैरिज का जो एक एसेंशियल है वो फ्री कंसेंट है, तो फ्री कंसेंट क्या हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल नहीं है, वो भी है, ठीक है। अगला एसेंशियल बताइए, डावर। डावर जो मेहर होती है, मेहर इज अ अमाउंट जो शादी के टाइम पे ना लड़का देता है लड़की को, ठीक है, या लिखवा देते हैं बाद में देते हैं। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है मेहर इज अ कंसिडरेशन, मेहर कुड बी ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन ऑफ अ मैरिज। तो कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, द आंसर इज नो। क्या मेहर के बिना निकाह हो जाता है, द आंसर इज नो। तो यहाँ पे मानते हैं कि जो कंसिडरेशन वाला पॉइंट है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन होती है, वहां वो चीज मुस्लिम मैरिज में किसका काम करती है, मेहर उसका काम करती है, ठीक है। फ्री फ्रॉम लीगल डिसेबिलिटीज, कोई भी लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाए। ये कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, सेम चीज हम मुस्लिम लॉ में पढ़ते हैं, कोई भी ऐसी लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जो मुस्लिम मैरिज को वहां पर वॉइड कर दे। तो अब जो नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज आ जाता है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल माना जाता है या नहीं, स्पिरिचुअल है या नहीं, होलिस्टिक है या नहीं, उस पर बहुत सारे अलग अलग व्यूज हैं। मुस्लिम मैरिज एक ऐसा टॉपिक है जो प्री में भी है और जो मेंस में भी है। प्री के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं, जिसमें पहला ही पॉइंट था कि प्री में अगर आता है कि मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, तो मुस्लिम मैरिज में आपने जब भी अपने एमसीक्यू में टिक करना है तो मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मुस्लिम मैरिज इज अ प्योर कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे आपको ऑप्शन में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, नॉट प्योर कॉन्ट्रैक्ट बट समटाइम्स गवर्नमेंट, ऐसे करके ऑप्शन आपको कुछ भी मिल जाएगा, समटाइम रिलीजियस एक्ट और समटाइम अ बॉन्ड, बहुत सारी चीजें ऑप्शन में आपको अलग अलग मिलेंगे। और कभी आपको लगने लगेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ नहीं होता। अगर हमारा कोई ऑप्शन करेक्ट है तो मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, पहला आ जाता है। दूसरा, जब ये मेंस में आ रहा है तो बैकग्राउंड क्या होगा कि पहले पुराने जमाने में क्या होता था ना कि जब इस्लामिक एरा का शुरुआत हुआ तो शादी करने के लिए एक वे निकाला गया, एक वे आउट करते हैं कि शादी क्यों शुरू की गई जो इस्लाम में आया, और जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिकली इट इज टू लीगलाइज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स।
यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, और ये प्री में भी देखा जाएगा, मेंस में भी देखा जाएगा, और जिन लोगों का कॉलेज में हो चुका है मुस्लिम लॉ उन्होंने पढ़ा होगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मैरिजेस, या फिर बेसिकली ये क्वेश्चन मुस्लिम लॉ के लिए आता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मुस्लिम मैरिजेस, जो ओरिजिन हुई थी, जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री पे जाएंगे। तो मैरिजेस बेसिकली एट दैट पॉइंट टू लीगलाइज द सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि विदाउट मैरिज इट वुड बी वॉइड ऑफ जिना, ठीक है। अ टर्म यूज फॉर इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज जिना, सो टू अवॉइड जिना देयर इज मैरिज, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे अब मैरिज क्यों हो रही है, अगर हम बैकग्राउंड पे जाते हैं, ठीक है। टू लीगलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसीलिए है ना। बैकग्राउंड में जो अगर आप पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस, या व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ मुस्लिम मैरिज, व्हाट इज द बैक थ्योरी ऑफ मुस्लिम मैरिजेस, तो इट इज टू लीगलाइज द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऑलराइट, चेंज कर दूं स्क्रीन? चलिए, क्योंकि, और दूसरा पॉइंट लिखते हैं टू अवॉइड जिना, और जिना क्या होता है, इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द पार्टीज हु आर नॉट लीगली वेडेड, ठीक है। तो ये जिना है, एंड ऑन दैट पॉइंट इस्लाम प्रोहिबिट्स जिना, ठीक है। इस्लाम जिना प्रोहिबिट करता है, दैट्स वाई टू लीगलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स, व्हाट, नो प्रीति में समझी नहीं, क्या पूछ रही हो? प्रीवियस स्क्रीन लगानी है, ये लिखो, पहले लगाती हूँ। तो मुस्लिम मैरिजेस बेसिकली किस लिए स्टार्ट हुई थी, टू लीगलाइज द सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिकॉज सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द पार्टीज वो आर नॉट लीगली वेडेड, तो वो जिना कहा जाता है, और इस्लाम प्रोहिबिट करता है जिना को। तो जिना को अवॉइड करने के लिए निकाह का टर्म पिक्चर में आया था, टू अवॉइड जिना क्या पिक्चर में आया, फिर निकाह, ठीक है। जिना को अवॉइड करने के लिए क्या पिक्चर में आया, जिना, निकाह पिक्चर में आया। चलिए, तो हमें ये तो समझ आ गया कि शादी क्यों है। ऑलराइट प्रीति, तो यहां तक हम समझे। अब हम आ जाते हैं एसेंशियल्स ऑफ मैरिज, एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। या फिर निकाह। ऑलराइट, अब हम इसके एसेंशियल्स देखेंगे। अब ऐसा होता है कि जब हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, डीजीएस में आता है बेसिकली ये, और भी एक दो स्टेट पूछ लेती है कि क्यों है मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट, ये भी तो सवाल उठेगा ना। हमने प्री के लिए क्या करके आना होता है, प्री में हमें सिर्फ एक टिक लगा के आना होता है, ठीक है।
तो प्री में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस में सवाल उठता है। अगर वो मेंस में पूछेगा कि क्यों है, वाई मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे एसेंशियल पिक्चर में आते हैं कि जो एसेंशियल्स हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं कॉन्ट्रैक्ट से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल से। यानी जो निकाह के या मुस्लिम मैरिज के एसेंशियल्स हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं किससे, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल से। तो अब इसके एसेंशियल में क्या हो जाएगा, पहला प्रपोजल और एक्सेप्टेंस आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। थर्ड में क्या आ जाएगा आपका, फ्री कंसेंट। फोर्थ में आ जाएगा आपका महर, जो कि कंसिडरेशन की तरह ट्रीट की जाएगी। ठीक है, अब मैरिज की डिटेल्स, ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पे अलग से क्वेश्चन बनता है, उर्दू के नाम इजब कबूल, तो ये हम कंप्लीट करेंगे कल। यहाँ तक, यहाँ पे एज को लेकर काफी ज्यादा हमें कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे कि क्या एज उस हिसाब से है जो मुस्लिम लॉ बता रहा है कॉम्पिटेंसी की एज, क्योंकि मुस्लिम लॉ के हिसाब से एज जो है शादी की वो अलग है ना, और जो हमारी लीगल एज है वो अलग है। तो अब इस टाइम पे हमें कौन सी एज फॉलो करनी पड़ेगी और उसके पीछे क्या रूलिंग्स है, फ्री कंसेंट का क्या हिसाब है, और सबसे इंपॉर्टेंट है महर पे आता है शॉर्ट नोट एग्जाम में। महर क्या चीज है, कब पे करना पड़ता है, किस हिसाब से रखा जाता है, कैसे ओरिजिन हुई, ये हम करेंगे कल। हाँ, वेरी गुड तथागत। जो मुस्लिम लॉ में है वो एज ऑफ प्यूबर्टी से हो जाती है शादी की, और जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है वो 18 और 21 चल रहा है, फिर उसी का ही है। और मैरिज में भी हमें टाइप ऑफ मैरिज नेचर पे पढ़ना पड़ेगा, फिर वॉइड मैरिजेस करनी पड़ेंगी, देख पढ़नी पड़ेंगी। तो जस्ट क्लियर करें कि यहाँ तक क्लियर है आप लोग, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल करते हैं बाकी इसको कंप्लीट।